आइए दोस्तों इनकी शुरुआत करते हैं, क्या एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आज वो भी खत्म करेंगे दोस्तों। सो ये दोबारा थर्ड यहाँ पे प्लेन सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज कायरल प्लेन सिस्टम। कायरल प्लेन सिस्टम, इसके अंदर मैं दो एग्जांपल करना है। वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज अंसा कंपाउंड। अंसा कंपाउंड सामने देखिए, व्हाट आर द अंसा कंपाउंड्स का कैटेगरी ऑफ एग्जांपल लेके चलो। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने दोस्तों यहाँ पे एक फिनाइल रिंग ले ली। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने एक फिनाइल रिंग ले ली। इस फिनाइल रिंग इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, एक फिनाइल रिंग ले ली मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन बोले तो फिनाइल रिंग में 6 कार्बन जो है, दो लेफ्ट राइट में कार्बन, दो फ्रंट में कार्बन है और दो पीछे कार्बन। ठीक है, लेफ्ट राइट दो फ्रंट कार्बन, दो बैक कार्बन जोड़ेंगे, सामने की तरफ एक पे और पीछे की तरफ कुछ ऐसे सिमेट्री, और एक हमारे पास हेक्सागन टाइप से यहाँ पे एक फिनाइल रिंग का स्केलेटन क्रिएट हो जाएगा। एंड नाउ केवल फिनाइल रिंग नहीं, इनके ऑर्थो पोजीशन पे मैंने ऑक्सीजन लगा दी है। ऑर्थो सॉरी और पैरा पोजीशंस पे हमने ऑक्सीजन लगा दिया है। पैरा पोजीशन में ऑक्सीजन, एंड नाउ दिस ऑक्सीजंस आर अटैच्ड टू द CH2 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 दोस्तों, CH2 जो हमारा एक चेन सिस्टम है दोस्तों, CH2 चेन से मैंने इन दोनों पैरा पोजीशन को जोड़ दिया है और यहाँ पे n टाइम CH2 लगा दिया। मतलब ये ओवरऑल एक n टाइम CH2 है। CH2 करके जितना हमारी बची है 7 CH2 लगाने हैं, 8 CH2 का डालना है, बीच में 9 CH2 डालना है, 10 CH2 डालना है। चेन जितनी बड़ी करनी है वो n पे डिपेंड करता है, n की वैल्यू बढ़ाती है, चेन बढ़ती रहेगी दोस्तों। सो यहाँ पे एक तरीके से एसाइक्लिक चेन को फिनाइल रिंग के दो पैरा पोजीशन से जोड़ दिया गया है। ये कंपाउंड में अभी तो अगर हम कुछ देखें तो यहाँ से POS गुजर रही है साफ-साफ। यहाँ अगर हम जिस प्लेन में ये चेन एग्जिस्ट करेगी CH2 की, ये जो CH2 की चेन होगी उसके दो बॉन्ड क्लोज sp3 सारे CH2 वाले दो बॉन्ड हमेशा प्लेन में चलेंगे दोस्तों। वो zigzag फॉर्म में इस तरीके से मार्केट में आएंगे। तो यहाँ पे sp2 की H है तो यहाँ H रहेंगे, यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन रहेंगे दोस्तों। सो इनसे सारे कार्बन जो है वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे और ये सब इसी प्लेन से दोस्तों प्लेन निकल जाएगा और दोनों हाइड्रोजन इसी सेंट्रल प्लेन के अकॉर्डिंग वेस्ट वाले हाइड्रोजन मिरर इमेज में आ जाएंगे। हेंस हम कहेंगे कि भाई इस सिचुएशन में तो यहाँ पे POS लाई कर रही है, यहाँ से इस सेंट्रल O वाले और चेन कार्बन की चेन के लोग प्लेन निकाल दीजिए और वेस्ट वाले डबल दोनों कार्बन नीचे वाले डैश वाले के मिरर में आएंगे और चेन से POS हो जाएगा। अभी तो POS यहाँ एडजस्ट कर रहा है, एक्टिव सिस्टम है, बट इसको आंसर कंपाउंड कहने के लिए अभी सभी आंसर है आंसर कैटेगरी में इसको लाने के लिए दोस्तों हमें इन फिनाइल रिंग की बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट पोजीशंस यानी कि दो ये और दो पीछे वाली, इन चारों में से किसी एक पे एटलीस्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए। इन चारों में से किसी एक पे एटलीस्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ लगा दिया ब्रोमीन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दोस्तों एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है। वी हैव प्लेस्ड द ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट एट दिस फ्रंट कार्बन वेज पोजीशन और ये सभी कार्बन यहाँ फिनाइल के sp2 होंगे, ये ब्रोमीन भी इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा। सो दिस होल फिनाइल रिंग द ऑक्सीजंस एंड द ब्रोमीन आर इन द सेंटर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सारे के सारे एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं और उसके परपेंडिकुलर दोस्तों ये जो है चेन आपकी कार्बन कार्बन की लाई कर रही है। अब इस क्वेश्चन में ऑप्टिकल एक्टिविटी इंटेंसिटी आंसर ये आंसर कंपाउंड एग्जांपल। अब इस क्वेश्चन में ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्टिविटी आंसर देने के लिए दोस्तों हमें दो बातों को समझना पड़ेगा। तो वो दो बातें क्या है भाई? वो दो बातों से पहली बात ये है क्योंकि ये जो दोनों पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और दुनिया में जो सिंगल बॉन्ड है वो बढ़ के आए हैं, वो रोटेट होते रहते हैं। दुनिया में जो सिंगल बॉन्ड क्या है, रोटेट होते रहते हैं। यानी कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे और ये जो पूरी चेन कनेक्टेड होगी, तरीके से पूरी चेन एक सिमेट्रिक वे में रोटेट हो सकती है और ये इस पूरे फिनाइल के चारों तरफ चक्कर काट सकती है। जस्ट लाइक जैसे तुम बचपन में स्पिनिंग करते थे, रस्सा कूदते थे बचपन में, तुमने मान लिया फिनाइल को अपने आप में तुमने दो हाथों में रस्सा पकड़ रखा है और अपने चारों तरफ रस्सा घुमाते थे, तो कुछ ऐसा ही इस पूरी फिनाइल के चारों तरफ से पूरा रस्सा यानी कि पूरी चेन रोटेट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड रोटेशन के अकॉर्डिंग। पर ये रोटेशन क्या होगा या नहीं होगा, यानी कि अलाउड होगा या फिर रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो नहीं कैसे कर सकते हैं। ये जो हमने रोटेशन बोला, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन बोला, मान लीजिए मेरे दोनों हाथों सिंगल बॉन्ड है, इसके मैं रस्सा कूद रहा हूं, तो मेरा रस्सा तुम कूद भी सकते हो, लेकिन उसके ऊपर निर्भर करता है किस बात पे, मैं बता दूंगा। यानी कि ये जो सिंगल बॉन्ड का ये जो चेन है पूरा ये सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर भी सकता है, ये रोटेशन अलाउड भी हो सकता है और नॉट अलाउड भी हो सकता है। अलाउड कब होगा? अलाउड जब होगा जब आप एटलीस्ट अपने शरीर के मुकाबले, अपनी हाइट के मुकाबले एक एप्रोप्रिएट रस्से की लेंथ यूज करेंगे, एक एप्रोप्रिएट रस्से की लेंथ यानी कि एप्रोप्रिएट रस्सा यूज करेंगे ना, एक एप्रोप्रिएट रोप यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मान लीजिए तुम हो और तुम्हारे लिए स्पिनिंग रोप है जो नॉर्मल आज जो तुम्हारी हाइट है, मान लीजिए 5 से 6 के बीच जो तुम्हारी हाइट है और तुम स्पिनिंग रोप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके बहुत सारे बच्चों को शौक भी होगा। बट अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा छोटा भाई बहन जो 5 साल का बच्चा है, उसकी हाइट इतनी सी है, अब उसके लिए वो स्पिनिंग रोप तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए तुमने स्पिनिंग रोप जो है 5 साल के बच्चे के लिए छोटा सा रखा होगा। वो छोटे से स्पिनिंग रोप को अगर मैं कहूं कि तुम इस छोटे स्पिनिंग रोप को पकड़ो, छोटा सा चिन्नू सा स्पिनिंग रोप है, इस तरह से कूद के दिखाओ, कुछ में तुम में से मार दिया ऐसा करना, कर भी सकते हैं, क्या पता कैसे कैसे करते, बट इट विल नॉट बी कंफर्टेबल। कुल मिला के बात ये कि वो छोटे रस्से से अगर तुम कूदने चलोगे इतने बड़े हाइट के इंसान, तो वो रस्सा तुम्हारे पांव में उलझ जाएगा, तुम्हारे पांव में आके वो तरीके से फंस जाएगा और तुम्हारा मुंह जो है प्रिय मुंह जो है सामने जाके दीवार पे लगेगा, यानी जाके फर्स्ट पे लगेगा ना, एक्स्ट्रा बिगड़ जाएगा। कुल मिला के बात ये है वो छोटा रस्सा तुम स्पिन आउट नहीं कर सकते। साइंस इसी तरीके से चेन अगर एप्रोप्रिएटली बड़ी है, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू ठीक ठाक ज्यादा है, तो वो चारों तरफ इस फिनाइल का चक्कर काट जाएगी, क्योंकि फिनाइल खाली फिनाइल नहीं है, इधर ब्रोमीन अटैच्ड है और जिन पे मैंने कुछ नहीं दिखाया वहां हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन अपने आप में बहुत बड़ा भाई, ये चारों तरफ चक्कर काट भी सकती है दोस्तों। और अगर तुमने यहाँ पे इस रस्से की यानी कि चेन की लेंथ छोटी ले ली, यहाँ पे CH2 कम संख्या में लिए, तो चेन लेंथ छोटी है, तो क्रॉसओवर नहीं कर पाएगी, छोटी लेंथ से स्पिनिंग करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो आगे ब्रोमीन के पास हिंड्रेंस दिखाने लगेगा और इस परपेंडिकुलर पोजीशन से रिंग हॉरिजॉन्टल में है और चेन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पोजीशन जितना ब्रोमीन के पास जाएगा या जितना पीछे की तरफ हाइड्रोजन के पास जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, उतना ही ज्यादा उसे स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा। ऐसी सिचुएशन में जब रस्सा छोटा होगा तो वो जितना ब्रोमीन के पास जाएगा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस फील करेगा, तो क्रॉसओवर नहीं हो पाएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी एंड मोर इट गेट क्लोजर टू द ब्रोमीन मोर विल बी द स्टेरिक हिंड्रेंस। हेंस स्टेरिक हिंड्रेंस को रिड्यूस करने के लिए ये चेन इस फिनाइल रिंग के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगी। रिंग अगर यहाँ पे ऐसे है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो चेन आपकी इस वर्टिकल प्लेन में, सेंट्रल वर्टिकल प्लेन में लाई करेगी। दोस्तों कुल मिला के बात ये अगर मैं कह रहा हूं कि लेट्स सपोज मेरा जो फिनाइल रिंग है वो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो चेन होगी वो इस ऑर्थो पोजीशन से जुड़ के यहां से बिल्कुल वर्टिकल प्लेन में लाके जुड़ जाएगी। चेन बड़ी तो क्रॉसओवर हो जाएगा और चेन छोटी तो क्रॉसओवर नहीं हो पाएगा, यहां जुड़ेगा ब्रोमीन, यहां जुड़ेगा ब्रोमीन, किसी क्वेश्चन की बात करें फास्ट हिंड्रेंस हो जाएगा। सो देयर विल बी टू केसेस, वन इज अलाउड रोटेशन एंड द सेकंड इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहां बात करें कि जो सिंगल बॉन्ड रोटेशन है, सिंगल बॉन्ड रोटेशन जो है अलाउड होगा या रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो अगर अलाउड हुआ, इफ द अलाउड रोटेशन, इफ अगर चेन बनी हुई तो अलाउड होगा, चेन इज बिगर, चेन इज इनफ फिगर। जनरली हम ऐसे केस के लिए बोल देते हैं कि जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 8 हो जाएगी, जनरली इट्स नॉट ऑलवेज, जब मैं वर्ड यूज करूं जनरली, तो जनरली का मतलब होता है मतलब अमूमन ऐसा होता है, हमेशा नहीं है। जनरली n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 8 होती है तो यहां पे ओवरऑल CH2 ग्रुप 8 से ज्यादा हो जाए, ऐसे केस में चेन की लेंथ इनफ बड़ी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हम दोस्तों कहेंगे, ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हम कहेंगे भाई कि हां ये रोटेशन जो है वो अलाउड होगा, जब रोटेशन अलाउड होगा, व्हेन द रोटेशन इज अलाउड, व्हेन रोटेशन इज अलाउड, तो ये एक तरीके से नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस बन जाएगा। और नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस को रिजॉल्वेबल प्रोसेस में हम अक्सर जानते हैं दोस्तों कि कोई भी एक भी ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाए, नॉन रिजॉल्वेबल कैसे सोल्व कर रहे हैं, नॉन रिजॉल्वेबल सोल्व करने का तरीका क्या है कि उस नॉन रिजॉल्वेबल प्रोसेस में कोई भी एक स्ट्रक्चर ऐसे मिल जाए जहां से प्लेन पास हो जाए, POS पास हो जाए या COS मिल जाए, वो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कहलाएगा। और उसके अलावा जितनी स्ट्रक्चर्स होंगी अलग अलग एंगल
पीओएस पे वो सब रेसिप्रोकल कनेक्शन बन रही होंगी। इतनी बार पीछे बात रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। सेम गोज़ हियर। यहाँ जब ये वाला जो चेन है अगर बड़ा है तो जब रोटेट होगा तो दोस्तों मैंने कहा कि मेरी जो फिलहाल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है बेचारी है, और यहाँ पे ये जो चेन है इस वर्टिकल प्लेन में है, और ये चेन बहुत बड़ी है तो चेन रोटेट होगी, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट होगी, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट होगी, तो चेन रोटेट होगी एक बार पक्का इस उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में जरूर आएगी जिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये फिनाइल रिंग एग्जिस्ट कर रहा है। एंड वो मोमेंट जिसमें स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रही है, ये फिनाइल रिंग भी और वो चेन भी यहीं से पूरे मॉलिक्यूल से पीओएस पास हो जाएगा, और पीओएस पास हो जाएगा दोस्तों तो कंप्लीट मॉलिक्यूल विल कंटेन पीओएस। एंड ऐसी सिचुएशन में पीओएस मिल गया, ऐसी सिचुएशन में पीओएस मिल गया यानी कि आप कहेंगे रिंग एंड चेन, there will one structure definitely like this, the ring and chain will come to one plane एंड वहीं से पीओएस उतर जाएगा और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा। ये है दोस्तों थ्योरेटिकल तरीका। इसका एक्सपेरिमेंटल आंसर क्या होगा, इसका हम साइंटिफिक आंसर करेंगे, ये भी साइंटिफिक आंसर ही है पर ये थ्योरेटिकल निकालने का तरीका है। तो हम इसका एक्सपेरिमेंटल आंसर देंगे वैसे ये जो प्रोसेस बनी वो नॉन डिसॉल्वेबल प्रोसेस बनी, और वो नॉन डिसॉल्व बनने के साथ साथ रेसिडिक मिक्सचर बना रही होगी, वहां पे रेसिडिक मिक्सचर बना रही होगी। रेसिडिक मिक्सचर जो बन जाएगा तो कंपाउंड वैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो वो रेसिडिक मिक्सचर कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल रिंग एंड वो हॉरिजॉन्टल चेन जब सेम प्लेन में आएगी तो ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगी। इसी को अगर 0 डिग्री समझ ले तो 0 से इधर -180 और 0 से नीचे से +180, ये जितनी भी सिचुएशन होगी 0 से 180 वाली और 0 से -180 वाली वो एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोज मिरर इमेज होगी, यानी कि रेसिडिक मिक्सचर होंगे, आपस में लड़ पड़ेंगे, नेट चेंज 0 आएगा पीपीएल और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। हेंस ऐसे नॉन डिसॉल्वेबल रेसिडिक मिक्सचर स्पेयर को दोस्तों हम ऑप्टिकल इनएक्टिव आंसर देते हैं क्योंकि आपस में इंटर कैंसलेशन हो जाता है। अब आएगी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की। जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो वहां पे जो रिंग है वो मोस्ट स्टेबल केस में परपेंडिकुलर लाई करेगी दोस्तों किसके चेन के, और रिंग और चेन जब परपेंडिकुलर लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस गिवन इमेज। यहां पे रिंग हॉरिजॉन्टल में है, चेन वर्टिकल प्लेन में है, और ऐसी सिचुएशन में यहां किसी भी तरीके से पीओएस पास नहीं हो सकता। बीच में से कराओगे तो ब्रोमीन की मिरर इमेज मिलेगी, सेंट्रल प्लेन से कराओगे तो वेज के ब्रोमीन की मिरर इमेज पीछे डैश पे नहीं मिलेगी, किसी भी तरीके से कोई पीओएस पास नहीं हो सकता इस परपेंडिकुलर सिचुएशन में। और यहां तो पीओएस पास नहीं होगा और सीओएस तो यहां किसी भी तरीके से है ही नहीं, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। और अब ये जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हुआ इस सिचुएशन में ये आंसर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हुआ, हमने पता करने की कोशिश की कि ऑप्टिकल एक्टिव क्यों हुआ, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर था, तो देखा यहां तो कोई कायरल सेंटर नहीं है। क्या इसमें कोई कायरल एक्सिस थी, तो देखा यहां पे कोई भी कायरल एक्सिस नहीं है, टर्मिनल परपेंडिकुलर होने वाला केस है नहीं यहां पे दोस्तों, या तो एक प्लेन है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर चेन है दोस्तों, टर्मिनल परपेंडिकुलर वाला केस नहीं यहां पे। साइंस ना तो कायरल एक्सिस ना कोई यहां पे कायरल सेंटर, फिर भी एक्टिव आ गया, तो फिर इसको नया सिस्टम के बाद डिफाइन कर दिया गया, न्यू सिस्टम इज कॉल्ड एज कायरल प्लेन। सो व्हाट इज कायरल प्लेन, तो कायरल प्लेन हाइपोथेटिकल प्लेन है और वो मॉलिक्यूल के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। कायरल प्लेन एक हाइपोथेटिकल प्लेन है और वो मॉलिक्यूल के कंप्लीट मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल है। इस मॉलिक्यूल में ये सारा का सारा जो प्लेन सिस्टम नेचरिंग वाला जो ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल है, क्यों अदरवाइज ब्रोमीन को हटा दो, सिंपल भाषा समझो कि इस ब्रोमीन को हटा दिया जाए तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव बन जाएगा, इस ब्रोमीन को लगा दिया जाए तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव बन जाएगा दोस्तों। सो हेंस ये प्लेन ही यहां पे कहलाएगा कायरल प्लेन। दिस प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कायरल प्लेन एंड इट्स हाइपोथेटिकल प्लेन। ध्यान रखिए कायरल प्लेन हाइपोथेटिकल प्लेन है, इसको पीओएस से कोरिलेट या इससे पीओएस से इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। कायरल प्लेन एक सिस्टम है और पीओएस एक सिमेट्री एलिमेंट है, दोनों अलग-अलग कांसेप्ट्स है, मिक्स मत करना दोस्तों। सो कायरल प्लेन तो कायरल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है, कायरल प्लेन तो सिस्टम का नाम रखा हमने यहां पे पीओएस राइट, इट्स नॉट अ पीओएस। ऐसी सिचुएशन में there will be no POS, no COS and the system will be optical active सिस्टम को यहाँ पे कायरल प्लेन सिस्टम्स के अंदर रखेंगे। कायरल प्लेन सिस्टम नाम है, तो मैं कायरल प्लेन से नाम से जो बना तो सीपीडब्ल्यू ना दिल्ली का कैनॉट प्लेस ना सीपीडब्ल्यू करना, ओके इट्स नॉट अ POS भाई, बस फ्री का फ्रेम रहना। आइए इसी का एक सेकंड एग्जांपल होगा दोस्तों, तो भी फेमस एक्सेल पे क्वेश्चन आते हैं खास करके नेगेटिव पर जैम में अक्सर डिफरेंट जैम में बाकी जो अगर आप कभी हायर कोई क्वेश्चन पेपर पे आगे बढ़ोगे डिफरेंट एग्जामिनेशन में तो वहां पे देखने को मिलेगा। सही दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल इसमें साइक्लोफेन सिस्टम। साइक्लोफेन सिस्टम दोस्तों क्या है, आइए साइक्लोफेन सिस्टम्स अगेन फिनाइल रिंग्स के कॉम्बिनेशन है दोस्तों। चलिए जरा सामने देखिए, मान लीजिए मेरे पास प्लीज देखो यार मैं हजार बार आप सबको एक बात समझा चुका हूं, मैंने आई आस्क यू टू कमेंट देन ओनली कमेंट, इफ आई डोंट आस्क यू टू कमेंट देन आप इंसान हो तो समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब मैंने नहीं तो मैंने पूछा ही नहीं कमेंट करो तो कमेंट नहीं करने का, 13वीं क्लास आ गई है, 13 बार तो अगर मैं मतलब किसी गधे को भी समझाऊंगा किस रास्ते पे चलना है वो भी समझ जाएगा कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। आप अपना कंपैरिजन किसके साथ करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। समझदार बने, खुद की जिम्मेदारी खुद ले और रूल्स को फॉलो करें सो दैट हम और आप अपना टाइम बचा सके दोस्तों, और इतना टाइम बचेगा उतना हम दोनों के लिए बेहतर होगा, हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कर पाएंगे। डाउट्स का एक पर्टिकुलर समय बीच में मैं लेता हूं, डेफिनेटली जब मैं छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूं हर सब टॉपिक के बाद मैं तुमसे पूछता हूं यहां तक की बातें समझ में आई क्या, तब डाउट्स की चर्चा की जाती है। सो प्लीज डू नॉट कमेंट अंटिल आई आस्क यू टू कमेंट। तो साइक्लोफेन एक सिस्टम दोस्तों, अभी अगर इस सिस्टम को देखो तो मैं सिस्टम समझा देता हूं, इट्स नॉट साइक्लोफेन, अभी बनाऊंगा साइक्लोफेन। अभी मैंने केवल क्या किया है, दो पैरेलल फिनाइल रिंग्स बनाई है और उनकी पैरा पोजीशन पे CS2 ग्रुप्स असाइन किए हैं और इन CS2 ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, इन CS2 ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। सो आई हैव टू फिनाइल रिंग्स, आई हैव टू फिनाइल रिंग्स, आई हैव टू फिनाइल रिंग्स है ना, दो फिनाइल रिंग्स है, CS2 ग्रुप दोनों के पैरा पोजीशन पे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। सो अगर अभी इस सिस्टम की बात करूं तो यहां तो साफ साफ पता लग रहा है बीच में से भी पीओएस निकल रहा है, यहां से भी पीओएस निकल रहा है और सेंट्रल प्लेन के लोग निकालो तो वहां से भी पीओएस निकल रहा है, बराबर के पीओएस निकल रहे हैं तो ऑप्टिकल एक्टिव है। बट अगर इन फिनाइल रिंग में अभी तो इनएक्टिव है, और अगर इस फिनाइल रिंग में दोस्तों मैं किसी भी एक पोजीशन पे किसी भी एक पोजीशन पे ऊपर जाने से नीचे जाने से मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया, किसी भी एक पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, लेट्स सो मैंने COOH लगा दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, COOH लगा दिया, एक भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं, एक भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं दोस्तों, एक भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए, एक भी सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए तो दोस्तों वो सारे पीओएस गायब हो जाएंगे, वो COS की संभावना भी क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगी। मतलब अब देखो से अगर मैं ये वाला प्लेन निकालने की कोशिश करूं सामने से आर पार तो कैसे रखें यहां से तो दोस्तों ये COH ग्रुप का मिरर इमेज इस प्लेन के मिलना चाहिए जो कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन निकालना चाहूं ये वाला इस COH का मिरर इमेज का ऊपर इमेज मिलना चाहिए जो कि नहीं है। अगर मैं सेंट्रल प्लेन के ऊपर निकालूंगा तो इसमें CS2 ग्रुप है, सेंट्रल प्लेन के ऊपर निकालूंगा, सेंट्रल प्लेन के ऊपर निकालूंगा तो यहां इस COH का मिरर पीछे आना चाहिए जो कि नहीं है। सो देयर इज नो वे, देयर इज नो वे जिसमें यहां पे कोई POS एग्जिस्ट कर सके और यहां पे कोई COS एग्जिस्ट कर सके, नो POS नो COS एंड द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकल एक्टिव। और यहां या रोटेशन पोटेंशियल की बात हो ही नहीं सकती क्योंकि दोस्तों अगर तुम इस रिंग पे इसको क्रॉस ओवर करना चाहोगे तो ये छोटा सा ग्रुप है यार, ये छोटा सा ग्रुप है, इसको क्रॉस ओवर नहीं कर सकता, हाईली इंटरेस्ट यहां तो बात ही नहीं होगी। यहां तो वो रोटेशन की तो सिंगल रोटेशन यहां पर घूम कर जाएगा, अरे बाबू एक सिंगल चेन थी भाई, उसे चांस हो सकते हैं कार्बन के संग चेन बहुत बड़ी है तो ये कोई चेन बहुत बड़ी है तो छोटा सा ग्रुप है CS2 फिनाइल के साथ CS2 रखा है, इट्स वेरी स्मॉल ग्रुप और यहां पे इसको क्रॉस ओवर करेगा टू मच इंटरेस्ट हो जाएगी एंड इट इज नॉट पॉसिबल। इसका एक ही एग्जिस्ट करता है या ये इसी स्टेट में रहता है, कोई रोटेशन पोटेंशियल नहीं दिखाता एंड ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव निकल के आएगा। इस तरीके से दोस्तों यहां पे ये कायरल प्लेन सिस्टम खत्म हो गया है। तुमसे पूछा जाए कि इसमें कायरल प्लेन कौन सा होगा, हाइपोथेटिकल कायरल प्लेन कौन सा होगा, तो मैंने मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो ओवरऑल प्लेनरिटी का सॉरी ओवरऑल कायरलिटी के लिए ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल है, तो मैंने कहा था कि ये COH हटा दिया जाए तो दोस्तों इनएक्टिव बन जाएगा। सो ये वो COH एंड जिस नीचे वाला जो पूरा प्लेन है, इसमें नीचे वाली पूरी की पूरी नीचे वाली जो ये
कहूंगा कि मैं ये पूरा नीचे फिनाइल रिंग लाइक कर रही है इंक्लूडिंग द सीओएच, ये वो सिस्टम है दोस्तों जो कायरोप्लेन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इस मॉलिक्यूल में ये वाला प्लेन कायरोप्लेन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपसे आपको ये पता लग गया कि ओवरऑल कायरोप्लेन होता क्या है और उसके क्वेश्चन भी तुमने यहाँ पे डील कर ली। तो इस सिस्टम से क्वेश्चन आपने वो दोनों ने कर लिए हैं। ये कायरोप्लेन तुमसे वैसे निकलवाएगा नहीं करेगा, मतलब ये पूछ सकता है कि सिस्टम किसके अंडर आता है। मैट्रिक्स में पूछ लिया, हमारे मैट्रिक्स में तो हम राइट हैंड देखेंगे कहीं कायरोप्लेन लिखा है तो ये कायरोप्लेन से को रिप्रेजेंट करता है, कायरोप्लेन सिस्टम के अंडर आता है। ये मुझे कहानी निकाल के दिखाओगे दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। कायरोप्लेन सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया। एक बार लगे आप हेलिकल कायरलिटी सिस्टम भी कर लेते हैं, उसके बाद तुमसे पूछूंगा कि सारी बातें समझ में आ गई है क्या। भाई हमारा आखिरी सिस्टम है हेलिकल कायरलिटी सिस्टम, इसको भी फटाफट हेलिकल कायरलिटी सिस्टम और इसको भी फटाफट निपटा लेते हैं। चलिए दोस्तों, हेलिकल कायरलिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या लीजिए, मैंने एक फिनाइल रिंग बनाई और मैंने इस फिनाइल रिंग के आपने फिनाइल रिंग्स को अटैच करना स्टार्ट कर दिया और फिनाइल के साथ फिनाइल इस फिनाइल के साथ यहाँ एक और फिनाइल रिंग बना दी, इस फिनाइल रिंग के साथ में यहाँ पे एक और फिनाइल बना दी, इस फिनाइल के साथ में यहाँ पे एक और फिनाइल बना दी, इस फिनाइल के साथ में यहाँ पे एक और फिनाइल बना दी दोस्तों। एंड बनाते मैं यहाँ तक पहुंच गया कि मैंने यहाँ पे एक और फिनाइल रिंग बना दी दोस्तों, एक और फिनाइल बना दी। और अब मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ एक फिनाइल रिंग बना के दोनों को आपस में जोड़ भी सकता हूँ, जिसको आपस में जोड़ भी सकता हूँ। तो बनेगा नहीं बनेगा कंपाउंड बात की बात अलग है, बट मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी ये भी है यहाँ इस आगे बढ़ते हुए फिनाइल्स में एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ जो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ फिनाइल्स, ये आगे आने वाली फिनाइल्स आपस में ये दोनों कॉर्नर्स, ये दोनों सिरे आपस में एक केस ये जुड़ जाए, आपस में एक और फिनाइल डालें और एक केस ये आपस में ना जुड़े। तो दोस्तों जुड़ जाएंगे फिर तो सिस्टम क्लियर होगा, फिर तो समझाएंगे, बात नहीं करेंगे, वो सब हमारे डिस्कस हेलिकल कायरलिटी के अंदर हम सिस्टम की बात करेंगे। तो मैं यहाँ से जनरेट होने वाले, यहाँ से जनरेट तक पहुंचने वाले दोनों टर्मिनल्स को अगर मैं आगे फर्दर फिनाइल से जोड़ रहा हूँ, अब के बाद मैं वो केस कंसीडर कर रहा हूँ जहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं है, जहाँ पे दोनों आपस में जुड़ते नहीं है। अगर आपस में जुड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, अगर आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कुछ ऐसा होगा, आपस में अगर जुड़ेंगे नहीं कुछ ऐसा होगा। मैंने कुछ इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो यहाँ जो इनपे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे इनपे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, अगर वो सेम प्लेन में अगर लाइक करने की कोशिश किए, सेम प्लेन में अगर वो लाइक करने लगे, तो अगर वो सेम प्लेन में लाइक करने लगे तो एक तरीके से ऐसा रहेगा, इस फिनाइल का मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, इस फिनाइल का ये वाले हाइड्रोजन दोस्तों और इस फिनाइल के दोस्तों ये वाले हाइड्रोजन आपस में हिंड्रेंस क्रिएट करने लग जाएंगे। दोनों टर्मिनल के हाइड्रोजन आपस में सेम प्लेन में अगर रहे तो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, टू मच हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे और उसी हिंड्रेंस को कम करने के लिए ये दोनों टर्मिनल आएंगे, शुरुआती कॉर्नर और ये टर्मिनल जो है ये दोनों उस हिंड्रेंस को कम करने के लिए, क्योंकि वो हिंड्रेंस सेम प्लेन में रहने की वजह से दोनों सेम प्लेन में रहने की वजह से हो रही थी और उस हिंड्रेंस को कम करने के लिए ये दोनों जो टर्मिनल है प्लेन से एक बाहर निकल जाएगा, एक प्लेन के पीछे चला जाएगा, एक हिस्सा प्लेन के बाहर निकल जाएगा, एक हिस्सा प्लेन के पीछे, यानी एक टर्मिनल प्लेन के बाहर, एक टर्मिनल प्लेन से पीछे। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि ये वाला जब टर्मिनल मान लेते प्लेन के बाहर चला गया, कंसीडर दिस टर्मिनल, मान लिया मैंने, उल्टा भी हो सकता है क्या पता। अभी के लिए मैंने यहाँ माना कि ये वाला जो टर्मिनल है ये वाला प्लेन से बाहर जा चुका है, दिस टर्मिनल प्लेन से बाहर जा चुका है और इनके हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत है, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोला वो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन हिंड्रेंस में होंगे, उसी के सारा काम है, ठीक है, दिखाने के लिए मैं बोला। ऐसी सिचुएशन में एक सिरा प्लेन से बाहर आ जाएगा और दूसरा सिरा जो है वो प्लेन से पीछे चला जाएगा। बस यही बात अपने को समझनी थी, एक सिरा प्लेन से बाहर चला जाएगा और दूसरा सिरा प्लेन के पीछे चला जाएगा दोस्तों। एक प्लेन के बाहर आ गया, दूसरा प्लेन से पीछे चला गया, एक प्लेन के बाहर आ गया, दूसरा प्लेन के पीछे चला गया। और ऐसा जब हुआ दोस्तों तो जरा देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि सेम प्लेन में बनती जा रही थी, यहाँ तक हिंड्रेंस स्टार्ट हुई तो एक हिस्सा प्लेन के पीछे चला गया, एक हिस्सा प्लेन के बाहर चला गया। और अगर अब आगे फिनाइल में जोड़ता रहा दोस्तों तो हिंड्रेंस को कम करने के लिए प्लेन से बाहर आता रहेगा, यानी कि देखिए सेंट्रल प्लेन में पहले प्लेन जुड़ रहा था, जुड़ रही थी, यहाँ आगे आपस में कनेक्ट नहीं हुए, तो हाइड्रोजन आपस में हिंड्रेंस करेंगे, हिंड्रेंस को कम करने के लिए एक रिंग प्लेन के पीछे चली जाएगी, एक प्लेन के बाहर आ जाएगी और अब इस रिंग में आगे मैं फिर फर्दर फिनाइल जोड़ दूं, जोड़ा और जोड़ते दोस्तों हिंड्रेंस कम करने के लिए प्लेन से बाहर आते रहेंगे और फिर आगे जुड़ती एक स्प्रिंग लाइक स्केलेटन बना के तुम्हारे तक पहुंच जाएगी दोस्तों, है ना, वो जो मार्वल्स की मूवीज में डॉक्टर स्ट्रेंज होता है ऐसा, ओहो तुम्हारे तक पहुंच जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज। सो इट्स लाइक कि यहाँ पे एक सिरा पीछे चला गया, एक सिरा बाहर आ गया है, एक सिरा पीछे चला जाना, एक सिरा बाहर आ जाना, एक टर्मिनल पीछे चला जाना, एक टर्मिनल बाहर आ जाना। और ये जो सिचुएशन है दोस्तों ये हेलिकल सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग में एक जगह से चालू होते हो, दूसरा जो हिस्सा है आपसे दूर चला रहा है, तुम फ्रंट से चालू हो रहे हो, दूसरा हिस्सा जो उसका तुमसे दूर जाके खत्म होगा, या तुम पीछे चालू हो रहे हो उसका दूसरा हिस्सा तुम्हारी तरफ आके खत्म होगा। ये कुछ ऐसा ही सिचुएशन है और इस सिचुएशन को हम नाम देते हैं हेलिकल कायरलिटी सिस्टम। और आंख बंद करके ये बात दिमाग में डाल लो, हेलिकल कायरलिटी सिस्टम में जिंदगी में ना तो कभी पीओएस होता है और ना ही कभी सीओएस होता है, सोचना ही बेकार है, होता ही नहीं है। उनका जो स्प्रिंग लाइक स्केलेटन होता है कभी जिंदगी में वहां पीओएस नहीं गुजर सकता, कभी सीओएस वहां गुजर नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। हेंस हेलिकल कायरलिटी सिस्टम ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव सिस्टम कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। बस यही बात हमें जाननी थी और यहीं पे हेलिकल कायरलिटी सिस्टम भी खत्म हो गया है दोस्तों। इसे कुछ एग्जांपल हम आगे भी करेंगे, अभी के लिए हमारा चारों सिस्टम खत्म हो गए हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में किए थे, वही आज क्लास में खत्म कर लिए दोस्तों। आई होप आपको चारों सिस्टम ऑप्टिकल एक्टिविटी का समझ में आए होंगे और अगर कहानी यहाँ पे खत्म हो गई दोस्तों तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और स्टीरियो केमिस्ट्री के अगले पोर्शन की शुरुआत करेंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के चारों सिस्टम क्लियरली समझ में आएगा दोस्तों। अभी तक हमने कर दिया, मैं लिखा देता हूं। सबसे पहले हमने सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स का टॉपिक पढ़ा, सेकंड फिर हमने पूरे सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल की जो थ्योरेटिकल अप्रोच आई ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी फाइंड आउट करने की, ये हमने पूरे क्वेश्चन सोल्व किए। अब हम एक टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका नाम है डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस इन स्टीरियो केमिस्ट्री। वो हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हम सारे जितने भी नोमेनक्लेचर होंगे कल क्लास में करेंगे, आरएस ईजेड टीएल ये जितने भी नोमेनक्लेचर एक्सेट्रा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड उसी क्लास में कंटिन्यूटी दोस्तों। उसके बाद हम रिलेशन नाम का चैप्टर करेंगे जहां पे दोस्तों हम अपना इनेंशियो में डायस्ट्रोमर्स ये सारे रिलेशन निकाला जानेंगे और टॉपिसिटी नाम का कॉन्सेप्ट भी ये स्टडी करेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारे पास आएगा टॉपिक नंबर 1 फॉर्मर्स एंड देयर स्टेबिलिटी कंपैरिजन। फिर हम लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक होगा न्यूमेरिकल अप्रोच, जो कि न्यूमेरिकल पार्ट है दोस्तों। न्यूमेरिकल पार्ट में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है रोटेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन, ऑप्टिकल रोटेशन एंशियोमेट्रिक एक्सेस से जुड़े हुए क्वेश्चन, एंड दूसरा आता है वो नंबर ऑफ आइसोमर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो यही हमारा ओवरऑल टॉपिक है दोस्तों जो हमें करना है। इसमें हम ये दो क्वेश्चन आराम से खत्म कर चुके हैं और यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। मतलब यही दो क्वेश्चन ऐसे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का बेस रखा जाता है, इमेजिनेशन का बेस रखा जाता है। अब तुम इमेजिनेशन से मिल चुके हो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल सिस्टम से मिल चुके हो। अब ये आगे की बातें एक एक लेक्चर की कहानी है, तो कुल मिला के मतलब एक लेक्चर समझ लो। तो 1 2 3 4 5 आज है फ्राइडे, नेक्स्ट दो लेक्चर खत्म हो जाएंगे और मंडे को शायद मैं एक बड़ा वो लेक्चर लेके एक्स्ट्रा ओवरऑल केस को खत्म करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं ट्यूसडे को करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों कहानी खत्म होती है, हम आगे बढ़ेंगे अपने डिफरेंट टॉपिक पे। आई होप आपको सारी कहानी समझ में आएगी। आगे आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए, नेगेटिव को देखता हूं क्या क्या कमेंट करके बताओ सारे बच्चे। क्लियर सबको? क्लियर कोई प्रॉब्लम? एवरीथिंग इज क्लियर? अंश भाई रिपीट करके लेना दोस्त, ध्यान नहीं देगा तो यही हाल होगा दोस्त। खैर कार्य में फिलहाल बता दी क्या, फिलहाल बताऊं, कार्य में क्या बताऊं, डाउट फिलहाल बता दी, फिलहाल बता दी, क्या डाउट है? फिलहाल कभी क्लास पढ़ने क्या होता है?
हाँ यार, पूरी बात करते हैं। बिना हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया है, दो सामने की तरफ, तो बीच में कार्बन है, तो पीछे की तरफ कार्बन है। दो कार्बन सामने है, दो कार्बन सेंटर में है, दो कार्बन पीछे। तो सेंटर में कार्बन, उसके आगे दो कार्बन और इस सेंट्रल कार्बन के पीछे दो कार्बन। इनको जोड़ दो तो ये फिनाइल रिंग बन गई हॉरिजॉन्टल में। इसके एक कार्बन के बाहर sp2 कार्बन है, तो बाहर ये एक सब्स्टिट्यूट लग जाएगा, बस दैट्स ऑल। क्वेश्चन पूछने का ध्यान रहता है, पढ़ने में ध्यान तो है नहीं। आज क्या क्या पूछ यार, अरे सुनेगा ध्यान से तभी तो समझ आएगा। ध्यान से कमेंट बॉक्स में रहेगा तो कैसे समझ आएगा? There might be a POS in a compound if we would pass vertical from bromine. See, I have told you, diagonal POS rectangular systems में नहीं होता है। See, और वही कारनामा यहाँ पे है। तो बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ से POS निकाल दे तो क्या होगा? मिरर इमेज। बताइए, इसके इधर वाले की एज की मिरर इमेज ये वाला होगा। इस कार्बन के साथ O जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ कोई O है क्या? है ना? तो डायगोनल POS ऐसे नहीं निकाली जाती। बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है? और अगर निकाल रहे हो तो एज टू एज मिरर इमेज निकाल दो। इस एज का मिरर इमेज कौन सी एज होगी? ये वाली एज होगी, ठीक है? इसके जितने एंगल पे ये वाली एज है। अरे यार तुम लोग एक बार बचपन से यार एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, रिफ्लेक्शन यार। कि तुम बेसिक कांसेप्ट को लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। या एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इसकी मिरर इमेज ये होनी चाहिए। क्या है क्या? मुझे इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है क्या? तब का तो दैट्स ऑल। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, कार्य को वगैरह चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर दोस्तों। अब द नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, दैट इज डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। उनका क्या है? सब्स्टिट्यूट बाहर वाले चारों कार्बन पे कहीं भी लग सकता है, कहीं भी निकिता लिमिट को क्वेश्चन पे छोड़ दीजिए, कहीं भी लग सकता है। तो सोनू जी, सर जी मेरे ऊपर ध्यान दीजिएगा, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, आदि कोई लड़की सिंगल है तो बताइए। एक जगह में से सोनू पढ़ा ले, ठीक है? गर्लफ्रेंड नहीं है, वाह ये तो ऊपर है। और पढ़ा के पहले नौकरी कर ले, अपना पढ़ जाएगी, ठीक है? और नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगी जिंदगी, ध्यान रखियो। शादी होने में दिक्कत आ सकती है, नौकरी वोकरी ढंग से नहीं लगी तो चाहिए नहीं, चलेगा। बकवास कर पालो, डोंट बी आवर्स इन माय क्लास, ओके? मैं 2 आवर्स बाद, ठीक है? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलो आइए शुरुआत करते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। प्लीज वो सब क्लास कैसे कमेंट करता है तो किसी दिन मेरे से फोन पे सुन लेगा। सोनू ऐसा मत कीजिएगा भैया, मौज मस्ती की बातें मौज मस्ती के टाइम पे करनी चाहिए, सीरियस मोड में नहीं करनी चाहिए। तो मैं मौज मस्ती की बातें कर रहा हूं तो सोनू जी आएगा तो कमेंट नहीं कर दिया। आ रहा है पढ़ लो भाई, हम देखिए। चलो प्लीज दोनों कमेंट को आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अलग अलग तरीके से प्लीज, अलग अलग तरीके से बस यार मत खत्म करो, पहले टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल को दुनिया में कई अलग अलग तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री में रिप्रेजेंट किया गया। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों लेट्स सपोज मैंने पहले पढ़ाया कि मैं इस बोतल को तुमसे बोलूं कि इस बोतल का स्ट्रक्चर बना दो अपनी कॉपी में। मान लीजिए मैंने टास्क दिया कि इस बोतल का ये बोतल है, एक बोतल है, ठीक है? तुम्हारे सामने सबके सामने तुम बहुत सारे बच्चे देख रहे हो मुझे, और तुम सब बच्चों को बोलो अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाओ। तो तुम में से कुछ बच्चे इस बोतल को ऐसे बनाएंगे, हमने इतनी बार डिस्कशन किया दोस्तों, इस बात की बार डिस्कशन किया, हमने ऐसे बना देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे मैं तो सारे बच्चों की तरह नहीं चलूंगा, मैं तो कहीं होती है आदत डिफरेंट चलने में कि मैं तो उसका टॉप व्यू बनाऊंगा, तो बना देगा वो भाई ढक्कन बनाया, एक सर्कुलर पाथ बनाया, पीछे सारी बोतल छुप जाएगी, और ऐसे करके सब अलग अलग चित्र बना देंगे। और ये तो एक सिमेट्रिकल टाइप सिस्टम है। मान लीजिए मैं तुम्हें कहूं कि तुम मेरा चित्र बनाओ, तो तुम में से कुछ बच्चे मेरा फ्रंट व्यू बना देंगे, तुम में से कुछ बच्चे तुम्हारे मन में जो चल रहा होगा, तुम मुझे जो सोचते हो वो चित्र बना दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैं क्या पता कोई शेर बना दे, कुछ बना दे, किसी को फंगस निकालने तो गधा बना दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो आई कुछ फंगस तो कॉपी पे निकल सकते हैं, सामने निकल सकती है। सो इट्स लाइक एक मॉलिक्यूल को हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल इन डिफरेंट वे। ऐसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर किया गया। जब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई तो जब मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया गया तो दुनिया ने यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से उस मॉलिक्यूल का अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट किया। जिसको जिस वे में अच्छा लगा उसने उस वे में बनाना स्टार्ट किया। अब उन साइंटिस्ट लोगों का मोटिव ये नहीं था कि तुम लोगों को आगे जाके होमवर्क बढ़ाना है ताकि तुम लोगों का सिलेबस बढ़े केमिस्ट्री का, नहीं। उन लोगों का एक ही मोटिव था कि देखिए कभी भी चीज को जब डेवलप की जाती है तो उसके पीछे बियॉन्ड रीजन होता है, और वो रीजन अगर जेन्युइन है तभी वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, नहीं तो वो जो रिसर्च है बस पैदा होती है और वहीं पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, आगे कैरी फॉरवर्ड बहुत कम होती है दोस्तों। सो अब जो काम इतना बड़ा किया गया कि आज तक उसको पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ नाम तुमने सुने होंगे, फिशर, शॉर्ट्स, न्यूमैन, दोस्तों ये आज तक यूज होता है, तो मतलब इनके पीछे कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन है जो जिन वजह से इनको यूज किया जा रहा है आज के समय में भी। तो दोस्तों ऐसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री की दुनिया में एक मॉलिक्यूल को हमने वैसे तो वेरियस अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया, पर 4 मेजर तरीके हैं ऐसे जो हमें पढ़ने हैं और जो तुम्हारे एग्जाम में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेपर में आते हैं दोस्तों। अब उस 4 तरीकों पे हम जाएंगे, वो 4 तरीके कौन-कौन से हैं? एक मॉलिक्यूल को इन 4 तरीकों से रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, और वो 4 तरीके कौन से हैं? एक मॉलिक्यूल का वेजेटेटिव रिप्रेजेंटेशन, एक मॉलिक्यूल का फिशर रिप्रेजेंटेशन, एक मॉलिक्यूल का न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, एक मॉलिक्यूल का शॉर्ट्स रिप्रेजेंटेशन। अब ये 4 रिप्रेजेंटेशन दोस्तों अपने-अपने किन्हीं फायदों की वजह से दोस्तों एग्जिस्ट करती है, इनके कुछ बेनिफिट्स हैं। भाई उनके कुछ बेनिफिट्स का हल्का आईडिया आपको देता हूं। जो वेजेटेटिव रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि मैं कार्बन की वेजेटेटिव रिप्रेजेंटेशन बना के आपको दिखाऊं, लाइक दैट, ऐसे आगे बना दिया वो सब समझाऊंगा। बाद में मैंने एक वेजेटेटिव रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आगे रिप्रेजेंट करूंगा दोस्तों। तो ये वेजेटेटिव रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमें कार्बन एक एस्पेक्ट कार्बन को टेट्राहेड्रल में दिखाते हैं, 2 बॉन्ड प्लेन में दिखाते हैं, 2 बॉन्ड वेजेटेटिव में दिखाते हैं, ठीक है? वेजेटेटिव रिप्रेजेंटेशन किसी भी मॉलिक्यूल की 3D रिप्रेजेंटेशन होती है, उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए तुम्हें पढ़नी है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो मतलब क्या रहेगा? ये तो पढ़नी है। बात आती है सेकंड रिप्रेजेंटेशन पे, फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर बाबा हमें कुछ देगा दोस्तों, फिशर रिप्रेजेंटेशन। अरे फिशर रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है, इसी मॉलिक्यूल का फिशर रिप्रेजेंटेशन मैं बना के दिखाऊं दोस्तों। इसी मॉलिक्यूल की जो फिशर रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनाई जा सकती है। अब इसका हमने ये रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाया वो तो मैं आज की क्लास में सिखाऊंगा, वही तो सिखाने आया हूं दोस्तों। कैसे बनेगा वो तो सिखाने आया हूं, पर ऐसा बनेगा। इसका मुद्दा उठा कि ऐसा क्यों बना? तो दोस्तों जब आप बायोमोलिक्यूलर इंडस्ट्री में जाएंगे, बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे तो आप कार्बोहाइड्रेट नाम का चैप्टर पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट नाम के चैप्टर में दोस्तों आपने देखा होगा कि लंबी-लंबी कार्बन की चेनें होती है और इसमें हर कार्बन पे HOH जैसे ग्रुप्स देखने को अक्सर मिलते हैं दोस्तों। तो जब लंबी-लंबी कार्बन की चेनें होंगी दोस्तों, लंबी-लंबी कार्बन की जब चेनें होंगी तो उनका इजी रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पता लगाना, इजी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए दोस्तों और भी बहुत सारे रीजन थे, तो उसमें से रीजन बता रहा हूं। ये इजी तरीके से अगर हम समझ जाए तो वो फिशर रिप्रेजेंटेशन उन स्ट्रक्चर्स को, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को बहुत आसान तरीके से हमें समझाता है। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट खासकर जब कार्बोहाइड्रेट जैसे स्ट्रक्चर आएगी तब तो हमेशा कोशिश करेंगे कि हम उसको फिशर रिप्रेजेंट करें। वो लंबी कार्बन की चेनें होंगी और लंबी कार्बन की चेनें को वेजेटेटिव रिप्रेजेंट करने लगे तुम पागल हो जाओगे इमेजिन करते करते। तो इजी रिप्रेजेंटेशन, इजी विजुअलाइजेशन हम फिशर से करते हैं, और फिशर में कुछ ऐसे डंडे बनाते हैं, और डंडे दोस्तों एक नॉर्मल डंडे, एक 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिशर इज अ 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D स्ट्रक्चर। एक 3D स्ट्रक्चर का 2D रिप्रेजेंटेशन है फिशर, इसको सब पर्पस से हम यूज करते आ रहे हैं, आसानी से लॉन्ग चेन कार्बन को समझने के लिए यूज करते आ रहे हैं। और यूज होता है तो सीखना ही पड़ेगा, बनाना भी सीखना पड़ेगा, बनी हुई स्ट्रक्चर से 3D स्ट्रक्चर वापस यानी इससे ये और इससे ये दोनों इससे करनी पड़ेगी, करना आगे सीखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट्स एंड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। दीस टू रिप्रेजेंटेशन की पहली कंडीशन तो ये दोनों के दोनों शॉर्ट्स की और न्यूमैन की कि दोनों रिप्रेजेंटेशन केवल और केवल एटलीस्ट 2 कार्बन कंटेनिंग, कम से कम 2 कार्बन कंटेनिंग सिस्टम्स के लिए बनाई जाती है। 2 से कम कार्बन
के लिए, यानी कि वन कार्बन सिस्टम्स के लिए वैलिड नहीं है। देखिए वन कार्बन सिस्टम के लिए वेजिटेबल रिप्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, फिशर बनाई जा सकती है, पर शोवर्स और न्यूमैन वन कार्बन सिस्टम्स के लिए नहीं बनाई जा सकती। शोवर्स और न्यूमैन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन सिस्टम चाहिए भाई, कम से कम मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम या 2 टेट्राहेड्रल वाले एटम्स आपके पास होने चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन सिस्टम्स चाहिए। 2 से अधिक है चल जाएगा, एटलीस्ट 2 कार्बन हमें चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 कार्बन चाहिए दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक बात है, दूसरी बात दिखता कैसे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है कि मैं कई बार ऐसा तुमने बना हुआ देखा होगा, यहाँ पे दोनों एक वाई एक या वाई बना देखो, वाई बना है तो दोनों कार्बन पे ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते दोस्तों, दोनों टर्मिनल कार्बन पे वाई बना दिया, यहाँ पे ग्रुप लगा दिए जो भी ग्रुप्स हैं, और एक ऐसा भी देखा होगा तुमने यहाँ पे एक वाई बना दिया, यहाँ पे उल्टा वाई बना दिया। सो हियर कैन एग्जिस्ट टू केसेस जहाँ पे वाई के पीछे वाई या उल्टे वाई के पीछे उल्टा वाई हो, और दूसरा केस क्या होगा, एक वाई के पीछे उल्टा वाई हो, दोनों अपोजिट हो, दोनों सेम हो। तो ऐसे जब दोनों सेम होते हैं उनको इक्लिप्स बोला जाएगा, आगे जाकर नाम रखेंगे दोस्तों। एंड जब दोनों अपोजिट होते हैं उनको स्टैगर्ड नाम का कन्फर्मेशन बोला जाएगा, स्टैगर्ड नाम का कन्फर्मेशन बोला जाएगा, स्टैगर्ड नाम देगा। तो ये शोहर्स रिप्रेजेंटेशन दोस्तों, इसको बनाया क्यों जाता है, व्हाई वी यूज शोहर्स रिप्रेजेंटेशन, इसका सिंपल एप्लीकेशन है कि जब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मोस्ट ऑफ रिएक्शंस किस मैकेनिज्म से फॉलो हुई है, अटैक कहां से हुआ है, ये जानने के लिए दोस्तों अक्सर शोहर्स रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। और शोहर्स रिप्रेजेंटेशन हमें दो नियर बाय कार्बन के बारे में बताता है कि दो नियर बाय कार्बन किस तरीके से अलाइन है। जब दो नियर बाय कार्बन की अलाइनमेंट आपको पता लगेगी, जैसे उन पे अटैक कराना, एक पे अटैक कराना और दूसरे कार्बन का पहले के अटैक में क्या रोल है, ये रोल हमें वहां से समझ में आएगा। आसान शब्दों में कहूं तो मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं, लेट्स सपोज यू आर अलोन एट होम, और मान लीजिए आप पे कोई आक्रमण करने आ रहा है, हमला करने आ रहा है, साथ में मान लीजिए कुछ हथियार वगैरह लेके आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको कौन बचाएगा, हु विल सेव यू द फर्स्ट। तो मेरे वाले मैंने कहा तुम घर में अकेले हो तो घर वाले कैसे बचाएंगे, तो घर में अकेले हो, घर वाले कोई मारने वाले तो घूमने गए तो घर में अकेले हो, तो तुम्हें मारने आ रहा तो सबसे पहले कौन बचाएगा, तुम्हारे ऐसा ना हो ही ना, इमेजिनेशन मार दिया तो मैं कह रहा हूं ऐसा हो तो क्या होगा, सबसे पहले कौन बचाएगा भाई, हमारे सबसे पहले जो काम आएगा पुलिस को फोन करो तो कांड होने की बात आती है ना, तो अल्टीमेटली पहले कौन आएगा, जो तुम्हारे पड़ोस में होंगे वो तुम्हारी हेल्प सबसे पहले कर सकते हैं, पड़ोसी नेबर। एक कार्बन पे भी सिमिलर तरीके से अटैक हो रहा है, एक कार्बन पे मान लीजिए अटैक हो रहा है, सिमिलरली एक कार्बन के अटैक में सबसे अच्छा रोल कौन निभाएगा, कौन उसे डिफेंड कर सकता है उस अटैक को या डिफेंड कर सकता है दोस्तों, तो वो बगल वाला कार्बन ही सबसे ज्यादा कर सकता है दोस्तों। ऐसे ही तुम पे अटैक करने आ रहा है, सबसे बड़ा जो रोल निभाते हैं वो पड़ोसी निभाते हैं, और पड़ोसी तो होते हैं, वो पड़ोसी जो तुम्हारे बहुत खास होते हैं, तुम पे होने आ रहा तुम्हारे घर में घुसेंगे और अटैक करके उसे भगा देंगे, एक केस। दूसरा केस पड़ोसी जो 10 भाई होते हैं जिनसे तुम्हारी लड़ाई होती है, तो अगर उस पड़ोसी को पता लग जाए तुम पे अटैक करने आ रहा है, कोई काम होता है, एक काम करना मेरे नाम की मार के मुझे झाड़ में सब खुंदस खाने वाले पड़ोसी। ऐसे ही कहानियां यहाँ होती है, एक कार्बन पे अटैक हो रहा है तो बगल वाला कार्बन उस अटैक को फेवर भी कर सकता है और उस अटैक को अपोज भी कर सकता है, और ये फेवर करना अपोज करने का जो ये संबंध है तो नेबरिंग कार्बन का वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में समझते हैं, और उसके लिए शोहर्स रिप्रेजेंटेशन बहुत फेमस है, इसलिए शोहर्स को बनाना जरूरी है। तो न्यूमन में वापस आते हैं, तो कमिंग टू द न्यूमन। न्यूमन देखने में एक सर्कल होता है, उस सर्कल पे, और सर्कल कैसे बनता है आसान तरीका, यहाँ ये जो डंडा है बीच में वाई और वाई के बीच में जो डंडा है, इस डंडे को उठा के सर्कल लगा दो, आपकी न्यूमन बन जाएगी। शोहर्स में डंडे को उठा के कार्बन कार्बन के बीच में डंडा जो है इसको उठा के सर्कल लगा दो, आपकी शोहर्स बन जाएगी। तो सर्कल बीच में लगा दिया तो एक फ्रंट पे एक वाई आ गया, एक कार्बन एक वाई पोजीशन बना रहा है और पीछे वाला कार्बन भी वाई पोजीशन बना रहा है, तो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी। और अगर नीचे वाले के लिए रिप्रेजेंट करता हूं एक सर्कल है, इसको मैंने जो फ्रंट पे रिप्रेजेंट करूं इसका, तो फ्रंट पे एक वाई बन रहा है सीधा, और पीछे वाले को अगर मैं कार्बन रिप्रेजेंट करूं तो उल्टा वाई बना रहा है, तो इस तरीके से दूसरे वाला पीछे वाला कार्बन जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी, क्लियर स्टैगर्ड, यहाँ पे जैसे दो सिचुएशन बनेगी। अब मुद्दा है कि इनकी जरूरत क्या है भाई साहब, यहाँ पे तुम देखो कि दो बोर्ड नियर बाय नजर आ रहे हैं या दो बोर्ड दूर दूर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ ये जो दो स्ट्रक्चर्स बनी, यानी कि यहाँ पे ये जो न्यूमन है वो हमारे किस काम आएगी, ये न्यूमन यहाँ पे पास-पास और दूर-दूर यानी प्रकार के हिंड्रेंस बिहेवियर्स को कंसीडर करने में थ्योरेटिकली हमारी हेल्प करती है, और उससे हमें ये बताती है कि कौन सी स्ट्रक्चर एक कंपाउंड की ज्यादा स्टेबल है और कौन सी स्ट्रक्चर एक कंपाउंड की कम स्टेबल है। एक कंपाउंड की अलग-अलग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड रोटेशंस के लोग, भैया सिंगल बॉन्ड रोटेट करने का जो के बहुत सारी करवा सकते हो, वो बहुत सारी में से कौन सी सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी रखेगी, वो रखेगी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा कौन बताएगा, न्यूमन बताएगा। तो ये स्टेबिलिटी की बातें जब केमिस्ट्री में आएंगी, एक स्ट्रक्चर की एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्ट्रक्चर में एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करने की बातें आएंगी, वो दोस्तों न्यूमन हमें बताएगी। कन्फर्मेशन स्टेबिलिटी उसको कहते हैं दोस्तों, वो टॉपिक आगे पढ़ेंगे। दीस आर द फोर कन्फर्मेशन, दीस आर द फोर रिप्रेजेंटेशन दैट वी हैव टू स्टडी। आइए पहले के साथ शुरुआत करते हैं, वेज टेस्ट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले वेज टेस्ट रिप्रेजेंटेशन वन कार्बन सिस्टम की। सो वन कार्बन सिस्टम की वेज टेस्ट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से, वन कार्बन सिस्टम की वेज टेस्ट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जरा सा यहां मान लीजिए मैंने कोई एक ग्रुप लगा दिया, यहां मान लीजिए मैंने बी ग्रुप लगा दिया, यहां मान लीजिए मैंने कोई डी ग्रुप लगा दिया, मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, बस मैंने वेज टेस्ट रिप्रेजेंटेशन इस पूरे मॉलिक्यूल कैसे रोटेट करके मैंने पहले सिखाया कि इसको कैसे दिखाया जा सकता है, वर्टिकल वाले को हल्का सा रोटेट करके एक्जेक्टिव वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल, और वेज टेस्ट वाले को एक्जेक्टिव हॉरिजॉन्टल में ऐसा भी दिखाया जा सकता है। यहां पे हमने दो बातें समझी भाई कि जो sp3 कार्बन होता है उसके जो दो बॉन्ड होते हैं वो दो बॉन्ड एक अगर मान लीजिए वर्टिकल प्लेन में है और बाकी दो बॉन्ड होंगे वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर प्लेन होंगे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल दिखाए जा सकते हैं। तो आप वेज टेस्ट रिप्रेजेंटेशन में वन कार्बन में इस तरह गाइस समझोगे, एक कार्बन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अलग-अलग एंगल में देखिए, मैं इस मॉलिक्यूल को पकड़ के कितने भी एंगल पे रोटेट करा दूं, ये मॉलिक्यूल रहेगा, ऐसा भी दिखाता हूं, ऐसा भी दिखाता हूं, ऐसा भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मॉलिक्यूल ही रहेगा, ये मॉलिक्यूल जो भी इसका फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एग्जांपल के तौर पे लेट्स सपोज मैंने कीबोर्ड को पकड़ा, कीबोर्ड को मैंने ऐसा दिखाया, भाई कीबोर्ड कीबोर्ड ही है, इस कीबोर्ड को ऐसा कर दूंगा तब ये कीबोर्ड ही है, इस कीबोर्ड को ऐसा कर दूंगा तब ये कीबोर्ड ही है। यानी जब भी किसी स्ट्रक्चर को पूरा रोटेट कर देते हो, मतलब पूरी स्ट्रक्चर को अगर आप रोटेट कर देते हो विदाउट इंटरनल चेंज, इंटरनल कोई चेंज नहीं करवाना, इंटरनल कोई चेंज नहीं करवाना है, पूरे स्ट्रक्चर को पकड़ के 3D में कितने भी डिग्री पे घुमा दीजिए, इधर लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, टिल्टेड एंगल पे कितने भी घुमाइए, ये स्ट्रक्चर सेम ही रहेगी, स्ट्रक्चर नहीं बदलती है। तो ध्यान रखिए यहाँ से मैं एक चीज बता रहा हूं, दैट इज इस मॉलिक्यूल को पकड़ के कितने भी डिग्री रोटेट करके मॉलिक्यूल सेम रहेगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। हेंस हम यहां से स्टेटमेंट बोल देते हैं भाई दोस्तों कि मॉलिक्यूलर रोटेशंस प्रोवाइड आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। जब दुनिया में मॉलिक्यूलर रोटेशन करोगे दोस्तों, मान लीजिए तुम्हें अच्छा लगा मेरा कीबोर्ड, तुम नीचे में डाल के घर पे ले गए, तो तब ये कीबोर्ड ही रहेगा, ये कीबोर्ड तुम्हारा आईफोन नहीं बन जाएगा दोस्तों। तो हेंस एक मॉलिक्यूल का जब रोटेशन आप करवाते हो, मॉलिक्यूलर रोटेशन आप जब कराते हो, मॉलिक्यूल रोटेट करना, तो उससे वो स्ट्रक्चर नहीं बदलती है, वो जो है वही रहती है, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहती है दोस्तों। बट अगर इन केस तुम्हारे अंदर खुद चढ़ गई और तुमने इस कीबोर्ड को ऐसे पकड़ा और प्रेस कर दिया, और जैसे प्रेस करोगे इसके सारे जो ये बटन है निकल के बाहर आएंगे और कीबोर्ड टूट जाएगा, और टूट के कचरा बन जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी। तो हेंस जब आप पूरे मॉलिक्यूल रोटेट कराते हो, स्ट्रक्चर वही रहती है, आइडेंटिकल रहती है, चेंज नहीं होती। बट अगर आप इंटरनल रोटेशंस करवा दोगे तो स्ट्रक्चर्स बदल जाती हैं, तो कोई नया स्ट्रक्चर पैदा हो सकता है, वो नया स्ट्रक्चर भी दोस्तों कुछ नई तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को दिखा सकता है दोस्तों। आइए इन बातों का ध्यान रखना है। अगर पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे, पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा मॉलिक्यूल रोटेशन आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए मैं पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करवाऊं इस तरीके से, पूरे मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट करवाऊं, कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, घूमता पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा। तो यहां एक और बात हमें समझ में आएगी कि इस सिंगल कार्बन सिस्टम में अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करूं तो ये रोटेशन जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, ये रोटेशन इक्विवेलेंट है कि मैं इस बॉन्ड के अलग रोटेट कर दूं, तो मैं इस अपर सिंगल बॉन्ड सी ए सिंगल बॉन्ड के अलग रोटेट करूंगा, तो नीचे वाले तीनों एक्जेक्टली घूमते रहेंगे, और ऊपर वाले से सारे नीचे वाले 180 डिग्री के एंगल पे ही रहेंगे, बस घूम जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉलिक्यूल में कोई चेंज आएगा। वो इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड का जो यहां सी और एक टर्मिनल सी एक है और एक टर्मिनल
जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी तो एज इट इज रहेगा। नीचे वाले तीनों घूम जाएंगे, नीचे वाले तीनों कितने भी घूमे, नीचे वाले तीनों में आपस में एंगल 180 डिग्री रहेगा। नीचे वालों का ऊपर वाले के साथ एंगल 180 डिग्री रहेगा। केवल मॉलिक्यूल तो घूम रहा है, नीचे वाले तो घूम रहे हैं, ऊपर वाले एक तरीके से इंस्टिक कर रहा है, मतलब एज इट इज फिक्स है, नीचे वाले घूम रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओवरऑल बोन एंगल सारे के सारे सेम ही रहे हैं। हेंस यहां टर्मिनल का जो रोटेशन होता है दोस्तों, तो टर्मिनल बोन रोटेशन एक तरीके से एक ओवरऑल मॉलिक्यूलर रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना और ओवरऑल ऐसे ही पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करना, क्योंकि अगर ओवरऑल ऐसे पूरा मॉलिक्यूल रोटेट करूंगा तो तब भी इस सीए बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले सारे रोटेट हो जाएंगे। सिमिलरली जब मैं सीए बॉन्ड के अलोंग रोटेट करूंगा तो सीए बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाले सारे रोटेट हो जाएंगे। दोनों ही सिचुएशंस में सीए बॉन्ड के अलोंग रोटेट करना यानी उसको टर्मिनल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करना कहेंगे, और पूरे मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन रोटेट करना इक्विवेलेंट केस है। हेंस हम कहेंगे टर्मिनल बॉन्ड रोटेशन भी आपकी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में समय के साथ और बेहतर जानेंगे, अभी के लिए इस लफड़े में नहीं घुसते। जिसको समझ में अच्छी बात है, जिसको समझ में आया आगे आने वाले एग्जांपल्स का इंतजार करें, कोई भी इसमें लफड़ा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पर मॉलिक्यूलर रोटेशन में आपको ओवरऑल समझ आ गया कि मॉलिक्यूलर रोटेशन स्ट्रक्चर सेम प्रोड्यूस करेगा, बात खत्म। इसके फायदे नुकसान आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए मोटिव है वन कार्बन सिस्टम को वेज में कैसे दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जा सकता है, और किसी भी एंगल पे रोटेट करके ओवरऑल मॉलिक्यूलर रोटेशन को किसी भी एंगल पे रोटेट करके भी दिखाया जा सकता है। एक पेन ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी पेन मिलेगा, किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, और वो कहलाएगा इसका इस मोड रिप्रेजेंटेशन में है उसको कहेंगे वेज रिप्रेजेंटेशन। ये तो वन कार्बन का रिप्रेजेंटेशन। आइए टू कार्बन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हाउ वी विल रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल इन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ टू कार्बन इन वेज डैश। दो कार्बन के मॉलिक्यूल को वेज डैश में कैसे दिखाएंगे? तो पहले शुरुआत एक कार्बन के मॉलिक्यूल से करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो मैंने यहाँ एक कोई एक ग्रुप लगा दिया है, 190 डिग्री पे यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि मुझे दो कार्बन का सिस्टम बनाना है तो डेफिनेटली दो कार्बन के सिस्टम में एक बॉन्ड तो सीसी के बीच में पक्का होगा। तो मैंने इस कार्बन को एक कार्बन के साथ जोड़ दिया, यहाँ पे कोई लगा तो डी लगा दो, डी लगा तो कोई भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कार्बन की तो चारों वैलेंसी sp3 के कोडिंग फुलफिल हो गई है। अब इस कार्बन की भी sp3 के कोडिंग चारों वैलेंसी फुलफिल करनी है। तो sp3 कहता है कि कोई भी कार्बन के दो बॉन्ड अगर प्लेन में बन जाए तो बाकी दो बॉन्ड को काम करना पड़ेगा, वेज डैश बनाना पड़ेगा। तो एंगल हमेशा 190 डिग्री 20 मिनट की रहेगी, कुछ भी हो जाए। सो हम कहेंगे इस कार्बन का एक बॉन्ड इस सेंट्रल प्लेन पे बना है, ये नॉर्मल बॉन्ड सेंट्रल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बॉन्ड वेज प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, डैश बॉन्ड पीछे वाले प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बॉन्ड है वेज यानी कि बाहर वाले प्लेन से बाहर की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डैश बॉन्ड प्लेन से पीछे की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाले बॉन्ड प्लेन में जिस प्लेन ऑफ बॉन्ड में बात कर रहा हूं उसी प्लेन ऑफ बॉन्ड में लाइक कर रहा है। एज दिस sp3 कार्बन आल्सो हैव द two bonds in same plane and rest two bonds in perpendicular plane। तो मैं कहूंगा मैंने एक बॉन्ड ये सेंट्रल प्लेन में बनाया है, तो इसके 190 डिग्री एंगल पे एक बॉन्ड यहां बना देता हूं, 190 डिग्री एंगल पे 190 डिग्री 20 मिनट एंगल पे बना दिया। तो ये बॉन्ड मैंने मान लिया, आपको बता दिया ए बी डी ई एफ लगा दिया यहाँ पे दोस्तों। अब इस कार्बन के दो बॉन्ड इस वर्टिकल प्लेन में बन चुके हैं, और दो बॉन्ड जो वर्टिकल प्लेन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दो बॉन्ड वर्टिकल प्लेन में बन चुके हैं 190 डिग्री एंगल पे इस तरीके से। तो बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। परपेंडिकुलर प्लेन बोले तो बाहर और अंदर वाला प्लेन, और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बोले तो बाहर वेज पे होगा और एक पीछे डैश पे होगा। यहाँ पर भी बाहर वेज पे बॉन्ड होगा और यहाँ भी एक बाहर डैश पे यहाँ लाइक करा हुआ एफ जी एच कुछ भी ऐसे कुछ लगा दीजिए। तो ये मेरा टू कार्बन सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी देखने में थोड़ा पता लग रहा है ना, देखने में लग रहा है सर क्या बना दिया। मैं काम करता हूं, अभी तो पता ही है भाई, मॉलिक्यूल को तो मॉलिक्यूलर रोटेशन अगर करवाया जाए, मॉलिक्यूलर रोटेशन अगर करवाया जाए, मॉलिक्यूलर रोटेशन तो अपना मॉलिक्यूल को पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करके मैंने थोड़ा सा सीधा सा कर दिया ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब अच्छा लगा देखने में। देखो मैं पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, और पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट किया तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। व्हेन आई राइट और वर्ड, इसका मतलब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो बनाने के तरीके से समझा, अब पेपर में इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन। नाउ दोस्तों आइए अब मैं यहाँ एक टास्क करवा रहा हूं, क्योंकि कार्बन कार्बन यहाँ जो लाइक कर रहे हैं वो एक सीसी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड। और हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड तो दुनिया में भाई साहब रोटेट होते रहते हैं, सिंगल बॉन्ड तो जानते हैं दुनिया में रोटेट होते रहते हैं। अभी तो मैंने टर्मिनल बॉन्ड समझाया था, टर्मिनल बॉन्ड रोटेट लगाने से दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता मॉलिक्यूल, बट ये जो सिंगल सीसी सिंगल बॉन्ड है, ये सीसी सिंगल बॉन्ड एक इंटरनल बॉन्ड है, ये एक टर्मिनल बॉन्ड है, ये एक इंटरनल बॉन्ड है, वो भी इंटरनल सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड। जब इंटरनल बॉन्ड के लोग सिंगल बॉन्ड रोटेशन होगा तो दोस्तों अब हर एंगल पे स्ट्रक्चर्स बदलेंगे दोस्तों, हर एंगल पे स्ट्रक्चर सेम नहीं रहेगी। और जब टर्मिनल बॉन्ड के अलोंग हमने रोटेशन करा था दोस्तों यहाँ पे, तो हमने कहा था कि इसके अलोंग अगर करवाओगे तो नीचे वाला एज इट इज घूमेगा, नीचे वालों में एंगल कोई चेंज नहीं होगा, और नीचे वाला का ऊपर के साथ कोई एंगल चेंज नहीं होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि तुम इसके अलोंग रोटेट करा रहे हो, ऐसा लगेगा पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करा रहे हो, इसलिए टर्मिनल बॉन्ड के अलोंग डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं। पर दोस्तों जब इंटरनल बॉन्ड के रोटेशन कराएंगे तो आइए लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे दोस्तों टर्मिनल बॉन्ड कराऊं, यहाँ पे लेट्स सपोज 180 डिग्री का रोटेशन करवा देता हूं। तुम कितने डिग्री करा सकते हो? 5 10 15 50 60 90 120 जो तुम्हारा मन करे। मैंने मान लीजिए 180 डिग्री का रोटेशन करवाया, इट्स माय चॉइस, मैंने 180 डिग्री का रोटेशन करवा दिया। जब मैं 180 डिग्री रोटेशन करवाया तो पहली बात तो 180 डिग्री रोटेशन क्या करवाया कैसे जाता है? तो जब इंटरनल बॉन्ड्स के रोटेशन करवाना होता है तो एक सिस्टम को कॉमन लेके चलते हैं, एक सिस्टम को एज इट इज ले लेते हैं और एक को कांस्टेंट लेके दूसरे के अलोंग एंगल ऑफ रोटेशन करवाया जाता है दोस्तों। तो अब मैं इसको लेफ्ट हैंड वाले को कांस्टेंट लिया मैंने और राइट हैंड वाले को 180 रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा? तो 180 रोटेट करने पर ऊपर से बाहर की तरफ नीचे आ रहा है, तो ये सबसे पहले 180 करने पर कोई भी चीज अपने अपोजिट में पहुंच जाती है, तो ये CF बॉन्ड होगा ऊपर से रोटेट होकर 180 नीचे आ जाएगा, या कार्बन के साथ CF जो है नीचे सेम प्लेन में आ जाएगा, या इसी प्लेन में 180 रोटेट करके इसी वर्टिकल सेंट्रल प्लेन में ही आ जाएगा। ये तो F की बात। इस वेज वाले का क्या होगा? वेज वाला जो ये बॉन्ड होगा जो कि सेंट्रल प्लेन से बाहर निकला हुआ बाहर, तो दोस्तों जब ये रोटेट होगा 180 पे तो इसका एक्जेक्टली अपोजिट जो सिचुएशन होगा वहां चला जाएगा। इस बॉन्ड का एक्जेक्टली अपोजिट है, या सेंट्रल प्लेन से पहली बात तो ऊपर की तरफ है और पीछे की तरफ है, तो हेंस ये जो वेज पे नीचे की तरफ बॉन्ड है ये रोटेट होकर 180 डिग्री यहां अपने एक्जेक्टली अपोजिट में ऊपर की तरफ चला जाएगा और पीछे चला जाएगा, यानी कि वेज 180 रोटेट करके डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वेज बॉन्ड है ये पीछे की तरफ जाके ऊपर डैश में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, डैश में ये एच चला जाएगा। सिमिलर तरीके से कहेंगे डैश का क्या होगा? डैश का अपोजिट होता है वेज, नीचे का अपोजिट होता है ऊपर, तो नीचे वाला डैश ऊपर जाके वेज बन जाएगा, नीचे वाला डैश ऊपर जाके क्या बन जाएगा दोस्तों? वेज। एज नीचे डैश पे है जी, ऊपर जाके वो वेज बन जाएगा जी दोस्तों, वेज बन जाएगा जी दोस्तों। तो ये 180 डिग्री के बाद रोटेशन होगा कैसे? ये 180 में नीचे आ गया या वेज चला जाएगा ऊपर डैश पे, या नीचे वाला डैश चला जाएगा, नीचे वाला डैश घूम के दोस्तों आ जाएगा बाहर वेज पे दोस्तों। ये पीछे की तरफ जो डैश है सेंट्रल प्लेन यहां, नीचे की तरफ जी है डैश पे 180 रोटेट होगा दोस्तों, बाहर ऊपर की तरफ आ जाएगा वेज पे और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाउ गौर से देखिए, इट्स इंटरनल बॉन्ड रोटेशन है। कहने में तो एक ही मॉलिक्यूल लग रहा है, लगने में तो एक ही मॉलिक्यूल सेम नहीं है भाई, यहां इंटरनल बॉन्ड रोटेशन हो गया है। और इंटरनल बॉन्ड रोटेशन दुनिया में पैदा करते हैं क्या? कन्फर्मर नाम के स्पीशीज, कन्फर्मर नाम के स्पीशीज पैदा करेंगे, और इन कन्फर्मर नाम के स्पीशीज को हम पढ़ेंगे इस हमारे इस चैप्टर के अंदर जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है। और इन कन्फर्मर्स में हम एक और बात पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी कंपैरिजन। स्टेबिलिटी कंपैरिजन नाम की चीज भी करेंगे कि भाई साहब कि जब एक मॉलिक्यूल अलग-अलग एंगल पे आपको सारी बातें क्लियर लगेगी, एक ऐसा मॉलिक्यूल इंटरनल रोटेशन कराके 1 डिग्री का 2 डिग्री का 3 डिग्री का 5 डिग्री का 10 डिग्री का 50 का 100 का 150 का 200 का 300 का 360 डिग्री का इतने अलग-अलग रोटेशन कराके इनफाइनाइट रोटेशन कराएगा, तो अब इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बन सकती है, यानी कि इनफाइनाइट कन्फर्मर बन सकते हैं। तो इतना इनफाइनाइट कन्फर्मर में से कौन से वाले को लेकर रिएक्शन करो भाई? सीसी सिंगल बॉन्ड के लोग इनफाइनाइट स्ट्रक्चर बन सकती है,
और इम्पैरेंट स्ट्रक्चर अलग-अलग बन गई, तो किस स्ट्रक्चर को लेके यानी कि इन दोनों में से किस कन्फर्मर को लेके रिएक्शन करवाई जाए आपके एग्जाम के अंदर, आपकी जो नॉर्मल केमिस्ट्री है तो उसको लेके रिएक्शन करवाएंगे जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी एक्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी दोस्तों। एक्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उसी की होती है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मुद्दा आएगा स्टेबिलिटी कंपैरिजन का। तो स्टेबिलिटी कंपैरिजन पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसको कन्फर्मर चैप्टर बोल रहे हैं, इसको यहाँ सिखाया जाएगा। तुम लोग नहीं सर मैं भी सिखाऊं भाई, देखिए सही जगह पे सही चीज कराई जाती है ना, इतना तुम अभी तक सीख गए होगे, ऐसे राइट नहीं कराएंगे, सिस्टमैटिक चला जाता है उस चीज को समझने के लिए सारी बातें पता होनी चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। नहीं तो ये सारी चीजें जब बीच में आएगी तुम इसको ढंग से समझ नहीं पाओगे, एक एग्जांपल के चक्कर में राइट नहीं कराएंगे। ये टॉपिक यही सही है, इन सब चीजों को पढ़ के इस टॉपिक पे जाएंगे। अभी के लिए यहाँ हमें पता लग गया कि इंटरनल मोड रोटेशन है, परफॉर्मेंस पैदा हुए अलग-अलग स्ट्रक्चर्स है। इन परफॉर्मेंस की कहानी को जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपके 2-3 लेक्चर का, 2-3 लेक्चर का, उसके बाद ही परफॉर्मेंस कहानी आएगी। एंड ऐसे केवल सोसाइटी में कितने रिलेशन बनाई जा सकती है स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गया 2 कार्बन सिस्टम। अब आपने एग्जाम में बहुत बार देखा होगा कि बार ऐसे स्ट्रक्चर बना के देता है जिसमें वेस्टेज सेम साइड होते हैं, और कई बार ऐसे स्ट्रक्चर बना के देता है वेस्टेज अपोजिट साइड पे होते हैं दोस्तों। और ये हो गया 2 कार्बन का सिस्टम। अगर तुमसे मैं जनरल पूछूं कि दोनों में से स्टेबिलिटी ज्यादा किसका है, तो तुम थोड़ा ज्ञान तो तुम भी रखते हो यार, तुम भी बता दोगे देखिए सर यार सेम प्लेन में सेम एक तरीके से डायरेक्शन में दोगे, सेम एनवायरनमेंट में बॉन्ड आ गया, सेम बिल्कुल देखो दोनों सेम प्लेन में है या दोनों डैश डैश में है, दोनों वेज वेज में है। यहाँ क्या है, दो बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड वेज डैश के बीच में एक बॉन्ड है या दो वेज डैश के बीच में एक बॉन्ड है। तो दोस्तों जब बॉन्ड के बीच में बॉन्ड आएगा तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस के चांसेस हो सकते हैं, और भी टाइप के स्टेट हिंड्रेंस या और भी टाइप के कोई स्ट्रेन क्रिएट हो सकते हैं। बाद में किसी का कॉन्स्टेंट स्ट्रेन नाम का कॉन्सेप्ट या अगर आपने शब्द सुना तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वापस बैक टॉपिक आते हैं। जब वो सेम डायरेक्शन में मल्टीपल स्ट्रेन एग्जिस्ट करेंगे दोस्तों, और जब आप दो के बीच में एक होगा तो यहाँ स्ट्रेन थोड़ा सा तुम भी जानते हो, दो के बीच में एक लाई कर रहा है तो इसको क्या दिक्कत है, सामने सामने होगा तो क्या पता लड़ाई भी हो सकती है, स्ट्रेन आता है। तो यहाँ से सीधा सीधा ये भी समझ आ रहा है, देखिए बताओगे क्योंकि यहाँ पे वाई यानी कि कहोगे उल्टे वाई के पीछे उल्टा वाई, उल्टा वाई उल्टा वाई बोलिए, इसको बोलेंगे सीधा वाई, आसानी से समझने के लिए सीधा वाई उल्टा वाई। तो ये उल्टा वाई कार्बन उल्टा वाई कार्बन दोनों या उल्टे उल्टे वाई दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ थोड़ी सी स्ट्रेन ओवरऑल ज्यादा होती है, वो स्ट्रेन कौन सी ज्यादा होती है कौन सी नहीं, वो कन्फर्म चक्कर सिखाऊंगा जब आखिरी में आएंगे। और यहाँ एक उल्टे वाई के सामने सीधा वाई आ रहा है यानी कि दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड, दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड वाली केस आ रहा है, तो यहाँ स्ट्रेन स्पेक्ट्रम थोड़ा कम होगा, मोस्ट स्टेबल कैटेगरी में ये वाला आएगा और ज्यादातर लोग इसी को रिएक्शन में अक्सर यूज करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे एग्जाम में एग्जाम में यूज कर सकते हैं। नाउ चलिए इसी बेसिस पे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एक 3 कार्बन सिस्टम की बात कर लेते हैं। नाउ कम बैक टू द 3 कार्बन सिस्टम, एक को कर लेते हैं उसके बाद चेन सिस्टम खत्म हो जाएगा। 3 कार्बन सीख लिया, आगे सारी कहानी होगी। तो ये पहले 3 कार्बन को बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक कार्बन सिस्टम पे हमारे पास बॉन्ड स्केलेटन कुछ प्रकार से होगा, दो बॉन्ड प्लेन में छोड़ दिए, एक वेज पे और एक डैश पे। ओके, यहाँ मैंने कार्बन लगा दिया एंड नाउ इस कार्बन का नेक्स्ट डिग्री पे बॉन्ड बना दिया और इसके बेस आपके परपेंडिकुलर में यहाँ आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके साथ क्योंकि 3 कार्बन सिस्टम एक और कार्बन लगा दिया और इसके 109 डिग्री पे मैंने यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा दिया दोस्तों, इसके 109 डिग्री पे यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा दिया। दिस इज 109, दिस होल एंगल्स आर 109.198 मिनट दोस्तों। और इसके दो बॉन्ड प्लेन बन चुके तो बाकी दो बॉन्ड वेज डैश में बनने बाकी बना देंगे दोस्तों, बन गए वेज डैश में। सब्स्टिट्यूट लगा दीजिए A B D E F G H I दोस्तों। अब ये दोस्तों कोई आयोडीन नहीं है, आई एक सब्स्टिट्यूट है, इट कैन बी एनी सब्स्टिट्यूट, मैंने जनरिक ABCD अल्फाबेटिकल वर्ड्स यूज किए दोस्तों। तो सभी एंगल 109 डिग्री पे सारे एंगल 109 डिग्री पे 3 कार्बन सिस्टम, इट्स अ 3 कार्बन सिस्टम। भाई 3 कार्बन सिस्टम्स क्या इसी में हमेशा रहेगा, हम कहेंगे नहीं भाई, यहाँ तो पिछले वाले में एक ही सीसी बॉन्ड था, यहाँ तो दोस्तों दो सीसी बॉन्ड है, एक सिस्टम ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा दोस्तों, दो सीसी बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये रहा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि काम करते हैं बारी-बारी रोटेशन करा लेते हैं, एक बार इस बॉन्ड का रोटेशन करा लेते हैं, एक बार इस बॉन्ड का रोटेशन कराते हैं, भाई एक-एक केस कराते हैं। मैंने पहले केस में इस बॉन्ड के अराउंड 180 डिग्री का रोटेशन करवाया, 180 डिग्री रोटेशन अलोंग दिस बॉन्ड 180 डिग्री का रोटेशन करवाया दोस्तों, 180 डिग्री का रोटेशन इस बॉन्ड के अंदर। जब करवाएंगे तो एक सिस्टम को कांस्टेंट मान लो, जहां पे लफड़ा ज्यादा पैदा काम आसान करने के लिए बड़े वाले सिस्टम को मैंने कांस्टेंट मान लिया और छोटे वाले पेयर को रोटेट कराएंगे दोस्तों। जरा सब देखिए कैसे करेंगे, ये कार्बन 180 डिग्री रोटेट कराएगा, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं, मैं 180 करा मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है। तो यहाँ पे जो ये सेम प्लेन में होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा नीचे की तरफ, वेज चला जाएगा ऊपर डैश पे, डैश चला जाएगा ऊपर वेज पे। यहाँ वेज जो है एच ऊपर जाके डैश पे लाई कर जाएगा, यानी कि एच लाई करेगा डैश पे, जी जो डैश पे ऊपर जाके वेज पे लाई करेगा, कहानी खत्म, कोई दिमाग लगाना नहीं है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वेज जाएगा डैश पे, डैश पे इस रोटेशन से। तो ये बन गई 180 डिग्री की रोटेशन, 180 डिग्री का रोटेशन में काम करवा लेना। अब हम इसके अलोंग 180 डिग्री का रोटेशन करवाते हैं, एक और 180 डिग्री का रोटेशन करवाते हैं दोस्तों और देखते हैं क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और 180 का यहाँ पे नया स्ट्रक्चर पैदा हो गया, इंटरनल रोटेशन विल प्रोड्यूस द न्यू स्ट्रक्चर विद सम न्यू डिफरेंस ऑफ एनर्जी। देखिए मॉलिक्यूल भले सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले सेम हो, पर यहाँ इन दोनों की एनर्जी में पक्का डिफरेंस आएगा। अगर वो सिस्टम जिनकी एनर्जी अलग-अलग है, वो सिस्टम भी अलग है, सिंपल सी बात है। तो वो एनर्जी अलग कैसे है, तो भाई यहाँ पे तीनों उल्टे वाई बना रहे हैं, उल्टा वाई या दो उल्टे वाई एक अपोजिट वाई बना रहा है, तो डेफिनेटली एनर्जी या स्टेबिलिटी में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। दिस स्ट्रक्चर आर नॉट इक्वली स्टेबल, जो भी माइनर डिफरेंस है, जो भी स्टेबिलिटी डिफरेंस है, वो स्टेबिलिटी डिफरेंस अल्टीमेटली एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेबिलिटी अलग तो एनर्जी अलग-अलग, एनर्जी अलग-अलग तो भाई स्ट्रक्चर्स अलग है ना, सेम स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, सेम एनर्जी की स्ट्रक्चर जी, सेम स्ट्रक्चर की जाती है दोस्तों। चलिए आइडेंटिकल स्ट्रक्चर की जाएंगे, चलिए आप ऑलरेडी डिस्कस कराएंगे तो बड़े वाले सिस्टम को कांस्टेंट कर लेते हैं, ये वाला सिस्टम कांस्टेंट मार दिया नीचे, क्या कांस्टेंट नाउ 180 रोटेट कराएंगे दोस्तों, कार्बन एसिड आ जाएगा, ऊपर वाला रोटेट करके जाएगा ए और नीचे वाला वेज बन जाएगा, ऊपर जाके दोस्तों डैश और नीचे वाला डैश बन जाएगा ऊपर जाके वेज। तो नीचे वेज पे था डी आ जाएगा डैश पे, नीचे डैश पे था बी आ जाएगा वेज पे बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। और अगर मैं तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करूं थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाइज, अगर मैं कंपैरिजन वापस देखिए थ्योरेटिकली स्ट्रक्चर सही आता है कि तीनों सेम डायरेक्शन में उल्टे वाई है, दो सेम डायरेक्शन उल्टे वाई अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां अल्टरनेटिव उल्टे वाई है, अल्टरनेटिव उल्टे वाई है दोस्तों। देखिए यहां सीधा वाई है, यहां उल्टा वाई है, यहां फिर से सीधा वाई आ गया, ये अल्टरनेटिव वाई हम इनको बोलेंगे दोस्तों। और जैसे अल्टरनेटिव सिचुएशन होगी इन दो बॉन्ड के बीच में इसका ये वाला बॉन्ड होगा, इन दो बॉन्ड में इस वाला बॉन्ड होगा, इन दो बॉन्ड में इस वाला बॉन्ड होगा, इन दो बॉन्ड में इसका ये वाला बॉन्ड होगा। सो हेंस यहां पे रिस्पेक्टिवली स्ट्रेन साफ-साफ नजर आ रहा है कि कम है, बजाय कि सेम डायरेक्शन में बॉन्ड आने से, सेम डायरेक्शन बॉन्ड आने से स्ट्रेन ओवरऑल ज्यादा लगेगा। कौन सा नंबर से जाने के लिए कंट्रोल देखिए, तो बताओ अभी के लिए सीधा-सीधा समझ में आ रहा है भाई साहब, या दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड आ यानी कि ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा। हेंस इन तीनों में ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल। ये जो अल्टरनेटिव पेयर्स होते हैं ये विल बी मोस्ट स्टेबल। और इसी अल्टरनेटिव पेयर सिस्टम में जिसमें एक कार्बन ऊपर है, एक कार्बन नीचे है, एक कार्बन ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, इसी स्ट्रक्चर्स को अक्सर ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को अक्सर ज़िगज़ैग रिप्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। हेंस आज के बाद जब भी हम कोई कार्बन सिस्टम रिप्रेजेंट करेंगे वेज में, तो हम उसकी मोस्ट स्टेबल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट स्टेबल रिप्रेजेंटेशन इज ज़िगज़ैग रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए मैं 4 कार्बन की बना करता हूं, कार्बन कार्बन ज़िगज़ैग में बना दीजिए, सोच रहा ही नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट यहां लगा दीजिए, इसका यहां लगा दीजिए दोस्तों। इसके अलावा क्या करें, देखिए वो से ऊपर वाले कार्बन पे वेज डैश ऊपर होते हैं, नीचे वाले कार्बन पे वेज डैश नीचे होते हैं, ऊपर वाले कार्बन पे वेज डैश ऊपर होते हैं, ये काम याद रखेंगे। नीचे वाले कार्बन पे वेज डैश नीचे होते हैं दोस्तों, ऊपर वाले कार्बन पे वेज डैश ऊपर होते हैं दोस्तों, नीचे वाले कार्बन पे वेज डैश नीचे होते हैं, ऊपर वाले कार्बन पे वेज डैश ऊपर होते हैं। बस लगा दीजिए डी ई एफ जी एच आई, ये 4 कार्बन सिस्टम की मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से चेन सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाता है। चेन सिस्टम एंड से वेज डैश रिप्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म हो जाती है। फटाफट जितना मैंने तुमसे करवाया है, जितना मैंने वेज डैश में पढ़ाया है, उतना समझ में आएगा। बस बता बताइए, इसके फालतू कोई फालतू डिस्कशन नहीं, फटाफट कमेंट कर देते हैं कितनी कहानी चलेगा। अगर क्लियर दोस्तों भाई अगली कहानी की तरफ आ रहे हैं, अगली कहानी की तरफ चलते हैं, दैट इज फिशर रिप्रेजेंटेशन। जल्दी बताइए जितना मैंने पढ़ाया है उतना क्लियर है दोस्तों।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, ये स्ट्रक्चर क्लियर है, ये सर ये क्लियर है, सर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बने बोलेंगे, हाँ डिफरेंट बोलेंगे, कन्फर्मर्स बोलेंगे इनको, द करेक्ट वर्ड इज कन्फर्मर्स, ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने सेकंड रिप्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन मैंने तो पढ़ा दोस्तों कि पहली बात एक 3D स्ट्रक्चर का 2D रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ये 3D स्ट्रक्चर का 2D रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों। सो जैसे कि मैंने तुम्हें टास्क दिया था कि भाई इस बोतल का, ये बोतल 3D है, ठीक है, इस बोतल का 2D रिप्रेजेंटेशन बनाओ, तो तुम में से कुछ बच्चे इसका फ्रंट व्यू जो बनाएंगे तो मैंने कहा था कैसा बना दोगे भाई, जो बोतल है, और कुछ बच्चे जो है इसका टॉप व्यू बना देंगे कुछ इस प्रकार से। तो अब मेरा तो तुम पे कंट्रोल है नहीं कि तुम क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, इस बोतल को किस तरीके से देख रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे। तो मान लीजिए अगर दुनिया में तुम सबको खुला छोड़ दिया जाए और कहे तुमसे कि तुम अपने प्रकार से 2D रिप्रेजेंटेशन बना लो, तुम्हें जो अच्छी लगती है बना लो, ना भी कहा जाए तो तुम वही 2D रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, तो तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे तो ये साइड एंगल से अच्छी लगती है, मुझे तो सेंट्रल एंगल से अच्छी लगती है, तो तुम अलग-अलग एंगल से 2D रिप्रेजेंटेशन बनाओगे। तो तुम अगर अलग-अलग एंगल से एक मॉलिक्यूल की 2D रिप्रेजेंटेशन बनाने लगे फिर तो काम बिगड़ जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल की अलग-अलग 2D रिप्रेजेंटेशन बनने लगते ही फिर तो भाई साहब मान लीजिए ये तो ऐसे अलग बना दी तो हमको समझ भी आ जाएगा, किसी ने ये वाली बना दी तो पता नहीं फिर क्या ही समझेगा आदमी इसका, वो है ना। सो हैंस 2D रिप्रेजेंटेशन बनाते वक्त हमारे जो जिस चीज के लिए 2D रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 2D रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए और साथ ही साथ सारी दुनिया के जो लोग हैं, ये सारी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं, वो सेम मॉलिक्यूल का सेम ही 2D रिप्रेजेंटेशन बनाए, उसके लिए फिशर बाबा जाते-जाते कुछ रूल्स देके चले गए। उन्होंने कहा कि इन रूलों को फॉलो करना और जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो फिशर मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, फिशर रिप्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा दोस्तों। हैंस ध्यान रखिए यहां देयर आर सर्टेन रूल्स जिसको यूज करके आप एक 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये अगर मेरे पास एक 3D बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। भाई वो रूल बताना सीखते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है? फिशर बाबा का सबसे पहला रूल कहता है कि सबसे पहले तो अगर तुम्हें 3D स्ट्रक्चर को 2D में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करो। क्या डिसाइड करें? पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करना है। अब पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डिसाइड करें? पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो कि मॉलिक्यूल को किस नजर से देखें, किस एंगल से देखें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट इज समथिंग। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? तो किस देखें सर? मतलब भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। फिशर ने बोला कि भाई साहब ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जहां से हॉरिजॉन्टल जो बॉन्ड्स है, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स जो है आपको आपकी तरफ आते हुए नजर आए। हॉरिजॉन्टल जो बॉन्ड्स है टुवर्ड्स यू नजर आए, यानी कि वेज पोजीशन में नजर आए, टुवर्ड्स यू मतलब प्लेन से बाहर आते हुए नजर आए। और जो वर्टिकल बॉन्ड्स है जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कौन से ये होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कौन से जिनको मैं लेफ्ट राइट अपने हाथों से पकड़ लूं ये होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कौन से जो मेरे पैर और मेरे सर के सामने खड़े होंगे ये वर्टिकल हो गया। दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये सारा हॉरिजॉन्टल सिस्टम है जो मेरे हाथों में आया हुआ है। और दोस्तों मेरे सर और मेरे पैर की जो हाइट के अकॉर्डिंग है ये वर्टिकल सिस्टम है। सो हॉरिजॉन्टल पे जो बॉन्ड होंगे वो तुम्हारी तरफ आनी चाहिए, मतलब मेरे बॉडी मेरी तरफ आएंगे और तुम्हारी बॉडी तुम्हारी तरफ यानी कि सेंटर प्लेन से बाहर आनी चाहिए। अगर ये सेंटर प्लेन से बाहर आनी चाहिए हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स दोस्तों। एंड वर्टिकल बॉन्ड्स है, वर्टिकल बॉन्ड्स है तुम्हारी बॉडी वर्टिकल बॉन्ड्स उनसे दूर जानी चाहिए, अवे फ्रॉम यू यानी कि डैश पोजीशन में जानी चाहिए। ऐसी जगह तुम्हें या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें एक मॉलिक्यूल में जहां से भी मिले वहां से देख लीजिए, कोई फिक्स नहीं है, कहीं से मिल सकता है। ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें एक मॉलिक्यूल में अलग-अलग एंगल से मिल सकता है। दोस्तों सबसे इजीएस्ट एंगल है कि मान लीजिए मैं यहां खड़ा हो गया जाके, लेट्स सपोज मैं यहां खड़ा हो गया जाके, ये मैं ये खड़ा हो गया मैं यहां पे और इस एंगल से देख रहा हूं, इन वेज डैश के बीच में से देख रहा हूं। तब इस एंगल देखिए ये कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से देखना है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि यहीं से देखो, ये इजीएस्ट है देखना। इसके अलावा आप देखो यहां से भी सकते हैं, यहां से भी सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। ऐसी जगह से देखिए जहां से जो बॉन्ड है हॉरिजॉन्टल बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहे हो और वर्टिकल तुमसे दूर जा रहे हो। दोस्तों मैंने मान लीजिए यहां से देखा, यहां से देखा, तो यहां से देखने पर ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये मेरे अकॉर्डिंग मेरी तरफ आ रहा है और ये वाला बॉन्ड पेयर भी मेरी तरफ आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल में मेरी तरफ आ रहा है, इनको मैं अपने लेफ्ट हैंड और अपने राइट हैंड से पकड़ लूंगा दोस्तों। ये लेफ्ट और राइट हैंड से मैं इनको पकड़ लूंगा और जो ये दो बॉन्ड है ये मेरे से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ कलर्स का बहुत महत्व है, एक बार सीखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए येलो कलर से मैंने बॉन्ड रिप्रेजेंट किया तो येलो कलर नॉर्मल है, येलो कलर वेज है, येलो कलर डैश है। तो येलो कलर से जो रिप्रेजेंटेशन बनाया गया वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू से मॉलिक्यूल बनाया गया है। ये दोनों सेंटर प्लेन में है ऐसे, ये प्लेन के बाहर है वेज और ये प्लेन के पीछे डैश। और ये जो मैंने डिफरेंट जो ये ब्लूइश कलर लगाया वो किस पॉइंट ऑफ व्यू के पड़ेंगे कि मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो दोनों बॉन्ड मुझे मेरी तरफ आते हुए नजर हो जाएंगे। हेंस दोस्तों मान लीजिए ये बॉन्ड तुम्हारी तरफ जा रहा है तो तुम्हारे लिए तो ये वेज है और मेरे लिए मेरे से दूर जा रहा है, मेरे लिए ये डैश कहलाएगा। सो एक बॉन्ड जो है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, एक बॉन्ड जो है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वेज भी हो सकता है, किसी एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग डैश भी हो सकता है और किसी तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सेम प्लेन भी हो सकता है दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। क्लास में तो आइए सामने देखो। तो मैंने यहां से देखा तो मैंने जैसे कहा कि कोई एक बॉन्ड जो है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से वेज हो सकता है, किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से डैश हो सकता है, किसी तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल प्लेन हो सकता है। तो ये बॉन्ड जो है तुम्हारे लिए वेज है, मेरे लिए डैश है। और दोस्तों जो इधर से दिख रहा होगा उसके लिए ना तो उसके पास आ रहा है ना उससे दूर जा रहा है, इसके लिए ये सेंट्रल प्लेन में है। हेंस यहां से जब मैं देखूंगा इस एंगल से तो ये दोनों बॉन्ड मुझे मेरी तरफ आते हुए नजर आएंगे यानी कि वेज बन जाएंगे मेरे लिए और ये दोनों बॉन्ड मुझे मेरे से दूर जाते हुए नजर आएंगे, मेरे लिए डैश बन जाएंगे। हॉरिजॉन्टल यानी कि हाथों के लोग लाइक करे, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड सर और पैर के लोग लाइक करे। ये देखो पैरों के लाइक कर रहा है, ये देखो सर के पैरों के लोग लाइक कर रहा है और ये देखो सर के लोग लाइक कर रहा है। इसको मैं तरह से बताऊं, ये सर के लोग लाइक कर रहा है तो ये वर्टिकल बॉन्ड्स कहलाएंगे। तो ये दीस आर वर्टिकल सिचुएशन दोस्तों एंड दीस आर हॉरिजॉन्टल सिचुएशन। ये वर्टिकल सिचुएशन हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इस तरीके से कहलाएगी। एंड नाउ पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिसाइड कर लिया है और ऐसी नजर से देखना है हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स यू, वर्टिकल अवे फ्रॉम यू। ऐसा यहां से देखने पर हॉरिजॉन्टल मेरी तरफ आ रहा है, वर्टिकल मेरे से दूर जा रहा है। ठीक है, हो गया पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड। अब क्या करें? पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड हो गया, अब क्या करें दोस्तों? अब कहते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड हो जाए तो अगला काम है कि असाइन हेड, टेल एंड लेफ्ट राइट। अगला काम क्या है कि उन्हें जो चार सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हेड, टेल एंड लेफ्ट राइट असाइन करिए। हेड किसको? हेड के पास जो वर्टिकल वाला, देखिए हेड और टेल यानी कि सर और पैर वाले वर्टिकल के लिए डिफाइन किए जाएंगे, लेफ्ट और राइट वाले हॉरिजॉन्टल वालों के लिए डिफाइन किए जाएंगे। तो हेड के पास जो वर्टिकल वाला हो उसको हेड बोल
देंगे और जो पैरों के पास उसको टेल बोल देंगे और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल वाला उसको लेफ्ट डिफाइन कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल वाला मेरे राइट हैंड साइड लाई कर रहा है उसको राइट डिफाइन कर देंगे। यहां से देखने पर ये मेरे सर के पास है, इसको हेड पोजीशन वर्टिकल वाले हेड, और दोस्तों ये मेरे पैरों के पास इसको टेल पोजीशन। ध्यान रखिए हेड टेल वर्टिकल वालों को डिफाइन किए जाते हैं, लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल वालों को डिफाइन करते हैं। अब यहां से लेफ्ट राइट कैसे डिफाइन करें? देखिए मैं एक्चुअल में इन दोनों बोर्ड के बीच में से देख रहा हूं, बीच में से देख रहा हूं दोस्तों। जब मैं बीच में से देखूंगा तो जो बोर्ड वेज पे तुम्हारी तरफ जा रहा होगा, देखिए येलो वाला जो ये बोर्ड है वो तुम्हारे लिए वेज है, येलो वाला वेज है तो तुम्हारे लिए वेज तुम्हारी तरफ जा रहा है। तो जो वेज पे जा रहा है उसको मैं अपने राइट हैंड से आसानी से पकड़ सकता हूं, राइट हैंड मैंने उसको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से पकड़ रहा हूं, उसके आप पकड़ने की टर्म्स में करोगे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड आसानी से सोल्व कर पाओगे। नहीं तो नजर आ रहा है कि भाई ये जो वेज पोजीशन है सेंट्रल प्लेन से बाहर जो बोर्ड है ये ई वाला बोर्ड ये राइट हैंड पे लाई कर रहा है, और सेंट्रल प्लेन से जो पीछे वाला बोर्ड है डैश वाला बोर्ड जो येलो कलर में डैश है, सेंट्रल प्लेन से डैश वाला बोर्ड वो मेरे लेफ्ट हैंड पे लाई कर रहा है। इसको अपने राइट हैंड से पकड़ लूंगा, इसको अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लूंगा, तो लेफ्ट राइट भी असाइन हो गए। अब जब असाइन हो गए दोस्तों तो समझ लीजिए अब बस यहां पे पोजीशन लगानी होती है, आपका सारा काम हो चुका है। ध्यान रखिए ये जो सिचुएशन हमने डंडे बनाए एक्चुअल में ये नहीं होते, ये डंडे एक्चुअल में ऐसे होते हैं। हॉरिजॉन्टल पे वेज होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल पे ये डंडा एक वेज बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, राइट वाला डंडा भी एक वेज बोर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये ऊपर वाले डैश को रिप्रेजेंट करता है, ये भी नीचे वाले डैश को रिप्रेजेंट करता है। हॉरिजॉन्टल वेज वर्टिकल डैश, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर ये हॉरिजॉन्टल वेज है आपके लिए, ये वर्टिकल डैश है आपके लिए। यहां से तो देखा, अब उसको यहां सामने से रिप्रेजेंट कर दो, मतलब ये हुआ ऊपर आएगा हेड, नीचे आएगा टेल, यहां आएगा लेफ्ट और यहां आएगा दोस्तों राइट। आइए इनके सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दीजिए, हेड पे आ रहा है ए, टेल पे आ रहा है दोस्तों बी, लेफ्ट में आ रहा है डी और राइट में आ रहा है ई। ये आ गया इस मॉलिक्यूल का एक वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हॉरिजॉन्टल में वेज है और वर्टिकल में डैश है। अब बस इन वेज डैश को हटा के डंडे बना दो, बाकी सब कुछ सेम, ए की जगह ए, बी की जगह बी, डी की जगह डी, ई की जगह ई, डी की जगह डी दोस्तों लेफ्ट में, राइट में ई की जगह ई और वेज डैश की जगह डंडे। बस ये बन गया हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन। कैसे बनाया? सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड किया, ऐसे तरह से देखा जहां से हॉरिजॉन्टल मेरी तरफ वर्टिकल में से दूर जा रहे हैं, और उसके बाद राइट टेल असाइन कर दिया वर्टिकल वालों को, लेफ्ट राइट वालों को, या फिर आपके जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं उनको लेफ्ट राइट असाइन कर दिया। असाइन करने पर डायरेक्टली आप ये एस्टैब्लिश करें या ना करें आपकी मर्जी है, आप सीधे यहां पे भी कर सकते हैं, ऊपर हेड आएगा नीचे टेल आएगा, इसके ऊपर हेड है नीचे टेल है, इसके लिए लेफ्ट है और ये राइट है, ये आपके रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है दोस्तों। खत्म करने से बनाओ आपकी मर्जी है दोस्तों। अब तुमको लेफ्ट राइट दोबारा देखिए, लेफ्ट राइट ये सारी चीजें जितना जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में सारी चीजें निकलेगा नहीं, धीरे-धीरे स्टेप लेने हैं। हमें लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, सेंटर से देख रहे हो तो ये राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड खत्म बात दोस्तों। विजुलाइज करिए और देखिए राइट पे लेफ्ट हैंड पे है, ये सर के पास है, ये सर के नीचे टेल खत्म करनी होगी दोस्तों। इसी तरीके से हेड टेल असाइन करेंगे और यहां पे मेरा ये फिशर रूल के अकॉर्डिंग एक वेज रिप्रेजेंटेशन का शो, एक फिशर रिप्रेजेंटेशन हमने बना लिया दोस्तों। अभी तक दो रूल की जरूरत पड़ी है, दो ही रूल में हमारा फिशर बन गया दोस्तों। तीसरा नंबर रूल और चौथा नंबर रूल एक मैंडेटरी रूल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है मतलब तीसरा नंबर रूल और चौथा नंबर रूल हर मॉलिक्यूल अप्लाई नहीं होता है, वो जहां अप्लाई होगा वहां पे क्वेश्चन कर लेंगे लास्ट में। अभी के लिए मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हम पे 1 नंबर 2 नंबर से सोल्व लेंगे, 3 नंबर 4 नंबर जो रूल है वो मॉलिक्यूल डिपेंडेंट है। ये कंडीशन किसी मॉलिक्यूल में होगी तो यूज कर लेंगे, और ऐसी कंडीशन किसी मॉलिक्यूल में नहीं होगी तो यूज नहीं करेंगे दोस्तों। आइए इसलिए अभी इनको पढ़ना बेकार है, जब मॉलिक्यूल का एग्जांपल कराऊंगा तब ठीक है दोस्तों। आइए अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पिछला जो क्वेश्चन किया हमने वो 1 कार्बन सिस्टम के साथ किया, 1 कार्बन सिस्टम के साथ किया। अब जब देखिए देखो जरूरी नहीं कि यहां से देखिए, ये इजीएस्ट देखना, मैं देखने में यहां से भी देख सकता हूं, मैं यहां से भी देख सकता हूं दोस्तों, मैं देखने में यहां भी देख सकता हूं। यहां से देखूंगा तो ये दोनों मेरे पास आ जाएंगे और ये दोनों मेरे से दूर चले जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जिन दो बॉन्ड के बीच में से देखोगे वो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल बन जाएंगे, तुम्हारी तरफ आ रहे होंगे, और दूसरे वाले तुमसे दूर चले जाएंगे। मैं इन दोनों के बीच में देखूंगा ये तुम्हारे हॉरिजॉन्टल बन जाएंगे, तुम्हारे पास आ जाएंगे, ये दोनों तुमसे दूर चले जाएंगे। जिसके दो बॉन्ड के जिन दो बॉन्ड के बीच में देखोगे तो वही दो बॉन्ड, यही दो बॉन्ड इसके लिए हॉरिजॉन्टल है, यही दो बॉन्ड इसके लिए हॉरिजॉन्टल है। सो हेंस आप बताना बड़ा आसान है, बताना बड़ा आसान है। तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी कि यहीं से देखिए, आप यहां से भी किसी भी दो बॉन्ड के बीच में देख सकते हैं। यहां पे आपने मुंडी ऐसे रखी, इन दो बॉन्ड के बीच में देखने के लिए पैर नीचे रखिए, ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने पैर ऊपर लटका लो और उल्टा लटक जाओ। इन दो बॉन्ड के बीच में से ही देखो और उल्टा लटक के देखो। जब इन दो बॉन्ड के बीच में से उल्टा लटक के देखोगे तो मुंडी यहां पे होगी, पैर ऊपर होगी, ऐसा करने पर पैरों के पास ये सिचुएशन आएगी, मुंडी के पास ये सिचुएशन आएगी, हेड टेल बदल जाएगी। और जब आप अपने जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा जो राइट है वो तुम्हारा लेफ्ट है, जब आप सीधे और उल्टे होंगे तो वहां पे लेफ्ट राइट बदल जाएगा दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है। हेंस ये स्ट्रक्चर कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, जहां से मैं सारे वहां से सबसे आसान वेज होता है, वहां से लीजिए आपका काम आसान हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम 2 कार्बन सिस्टम पे निकाल सकते हैं क्या दोस्तों अपना फिशर रिप्रेजेंटेशन। बहुत चीजें दिमाग मतलब बहुत स्टेप्स फॉलो करना है। पहले ऐसी नजर से देखिए, पहले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू करना है यहां पे इस मॉलिक्यूल में ऐसी नजर से देखना है जहां से हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स तुम्हारी तरफ आ रहे हो, वर्टिकल तुमसे दूर जा रहे हो। आसान क्या होता है कि जो वेज बॉन्ड्स होते हैं, देखो वेज बॉन्ड्स नीचे की तरफ, इनके बीच में से देखो, अच्छा वेज तो नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, इनके बीच में से देखने के लिए मुझे यहां पे लेटना पड़ेगा भाई, मुझे यहां पे लेटना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा भाई, ऐसा लेटना पड़ेगा मुझे, या जो करना पड़ेगा यार। तुम्हें लग रहा है कि इसके मतलब ये बॉन्ड अगर तुम देखो तो ये सेंट्रल प्लेन में, सेंट्रल प्लेन में इस तरीके से वेज इस तरीके से नीचे आ रहे होंगे, नीचे आ रहे होंगे। लेकिन वेज के नीचे देखना है तो नीचे लेट के देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे इस पॉइंट ऑफ देखना पड़ेगा, तब वेज डैश हॉरिजॉन्टल आपके हाथों में आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, हाथों में आने वाले हॉरिजॉन्टल है दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड बन जाएंगे और तुम्हारी तरफ आ रहे होंगे। ये वाला भी हॉरिजॉन्टल है, तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, और जो ये दोनों पे है तुमसे दूर जा रहा है, यानी इस पॉइंट ऑफ देखने पर ये वाला भी बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड भी तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये वाला बॉन्ड भी तुम्हारी तरफ आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कलर से कलर मैच करिए। देखिए जो ये ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर जो बना रहा हूं ये ऑरेंज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, और ये वाले तुमसे दूर जा रहे होंगे, ये वाले तुमसे दूर जा रहे होंगे दोस्तों। यही तो चाहिए था, हॉरिजॉन्टल वाले टुवर्ड्स यू, हॉरिजॉन्टल वाले टुवर्ड्स यू, वर्टिकल वाले तुमसे दूर, दैट्स वी ऑनली। और इसका जो 2 कार्बन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 2 कार्बन सिस्टम में 2 प्रेजेंट बनाएंगे, एक जो क्रॉस सेक्शन है, कार्बन रिप्रेजेंट करता है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इस कार्बन के 3 बॉन्ड और चौथा एक पूरा ग्रुप, इस कार्बन के 3 बॉन्ड चौथा पूरा ग्रुप दोस्तों, ये दोनों के बीच में सीसी बॉन्ड दोस्तों। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है वो इस जगह पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहां पे ऑपोजिट वाला ऊपर आएगा, हेड नीचे आएगा, टेल लेफ्ट आएगा, इधर राइट आएगा इधर, तो सब कुछ हेड टेल लेफ्ट राइट साइड करना है। पहले पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करना है, पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड किया, नीचे से देखा हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स यू, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स यू, वर्टिकल अवे फ्रॉम यू, वर्टिकल अवे फ्रॉम यू, व्हेन पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइडेड देन लेफ्ट राइट हेड टेल असाइन करिए दोस्तों। आइए लेफ्ट राइट हेड टेल असाइन करते हैं, सामने देखिए कैसे करें। हेड तो आसान है, सर के बराबर है, ये पैरों के पास ये वर्टिकल वाला हेड और टेल वर्टिकल वालों को साइन करना, सिंपल सी बात है। और लेफ्ट राइट जो है दोस्तों वेज डैश वालों को साइन करना, कैसे करेंगे? लेट जाइए, जैसे ये तुमने यहां चित्र बना रखा, लेट गया मैं दोस्तों, यहां से मैंने देखा, यहां से देखने पर ये मेरा सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, यानी तुम्हारी तरफ आने वाला तुम्हारे लिए जो वेज होगा तो वो मेरे राइट हैंड में होगा, दिस इज माय राइट हैंड। और जो सेंट्रल प्लेन से पीछे जा रहा होगा, तुमसे दूर जा रहा होगा, डैश पे तुमसे जा रहा होगा, वो मेरे लेफ्ट हैंड पे होगा। तो देखो ये जो ओरिजिनल ब्लू कलर है, ये वेज पोजीशन जो है, ये वेज पोजीशन तुम्हारी अकॉर्डिंग है, सेंट्रल प्लेन से बाहर वाली वेज है, सेंट्रल प्लेन से पीछे वाली डैश है। तो ये दोनों बॉन्ड से मतलब ये वाला वेज पकड़ लेते हैं, बी वाला जो तुम्हारे लिए वेज है, ये सेंट्रल प्लेन से तुम्हारी तरफ जा रहा है, बी वाला सेंट्रल प्लेन से तुम्हारी तरफ जा रहा है, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से वेज है, तुम्हारी तरफ जा रहा है, इसको राइट हैंड से पकड़ लूंगा, ये राइट हो जाएगा, ये राइट है, लेफ्ट होगा पक्का, ये वेज दोनों सेम साइड, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट तो हो गया, लेफ्ट राइट तब कहानी। आइए साइन कर देते हैं, हेड को टिकाएंगे ऊपर ए पे, टेल को टिकाएंगे नीचे जी पे। कहानी आसान करने के लिए कार्बन को नंबरिंग कर देना, अपनी नंबरिंग आई पे नंबरिंग की बात करना, जल्दी आई पे कर दीजिए, ठीक है। आई पे नंबरिंग के लिए एक मैं टास्क दे रहा हूं सबको कि जो बेसिक समझ वाला टास्क है सबको अपने खुद से करना है वो काम, कि जो 11 12 क्लास का जो आप चैप्टर उसमें आप जो आई पे नंबरिंग नेमिंग पढ़ते हैं, आई पे नेमिंग खुद से आपको पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ेगा, खुद से पढ़ना, बच्चों वाला काम है, खुद से पढ़ना, हम टाइम से करेंगे उसमें। आई पे नेमिंग सबको पढ़ना है, 3 4 5 लोग बहुत डिटेल में बताना कि जे के क्वेश्चन चालू करो, सब करना, बकवास है, बहुत सिंपल सा चीज, नंबरिंग आते आते 1 2 3
ट्री या एक बेसिक नाम में पहले क्या लगाते हैं बाद में क्या लगाते हैं, वो बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक अल्फाबेटिक नेमिंग आपको हल्का सा गो थ्रू करना है, इतना नहीं जाना ये काम आपको खुद से करना है, होमवर्क दे रहा हूं। सो दोस्तों नाउ मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि यहां पर तो वो इसलिए क्योंकि हेड के पास वन वाला कार्बन है दोस्तों, हेड जिससे जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेड से जुड़ा हुआ उसको कार्बन 1 बोल देंगे, इसको कार्बन 2 बोल देंगे। ऐसा करने पर दोस्तों जनरली जब मोर देन वन कार्बन होते हैं ऐसा करने पर क्या होता है कि आपके लिए ध्यान रहता है कि एक कार्बन मेन को जोड़ना है, टू कार्बन मेन को जोड़ना है, वरना जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि इस कार्बन के सबस्ट्रेट को आप यहां इस कार्बन में दिखा देते हैं, इस कार्बन के सबस्ट्रेट को यहां इस कार्बन में दिखा देते हैं, जल्दबाजी में सब कुछ हो जाता है। बेहतर रहेगा नंबरिंग के साथ चलो। तो कार्बन नंबर 1 के लेफ्ट राइट, कार्बन नंबर 1 पे लगाओ, कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट राइट, कार्बन नंबर 2 पे लगाओ। कार्बन नंबर 1 पे लेफ्ट में है बी, राइट में है डी, कार्बन नंबर 1 पे लेफ्ट में है बी, राइट में है डी, बनेगा स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट में है ई, राइट में है एफ, लेफ्ट में है ई, राइट में है एफ, हैंड्स आपके फिशर रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तैयार है आपके सामने, बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, बिल्कुल ये तैयार है दोस्तों। आइए अब मैं आपको एक कारनामा करके दिखाता हूं, बढ़िया सा एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन और फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके बाद क्लास एंड करेंगे, उसके बाद देखते हैं सामने। लेकिन पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? इस क्वेश्चन में यहां दोनों उल्टे वाई मैंने बना रखे हैं, पर जरूरी नहीं एग्जाम में दोनों उल्टे वाई बन के, एग्जाम में एक उल्टा वाई और सीधा वाई बन के भी आ सकता है। क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पड़ता है? हम तो दोनों के बड़ी निकालना जानते हैं, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम कैसे निकालो? तुम्हारे लिए ऐसा स्ट्रक्चर अब क्या निकाले भाई? तो हमने कहा था कोई बात नहीं, हमने कहा था सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ व्यू। सुनिए पॉइंट ऑफ व्यू में हमें ऐसे जगह से देखना है जहां से हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट्स मेरी तरफ आते हुए जाए, वर्टिकल वाले में से दूर नजर जाते हुए नजर आए। पर दिक्कत यहां पे ये है कि अगर मैं यहां लेट के देखूंगा पिछले वाले की तरफ, वाले मैंने यहां से देखा, इस तरीके से देखा मैंने दोस्तों, यहां से मैंने लेट के देखा, तो यहां से देखने पर ये वाला पेड़ तो मेरी तरफ आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल में, दिस पेयर विल कम टू माय साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स, बट दिस पेयर विल गो आउटसाइड, दिस पेयर तुमसे दूर जा रहा होगा, ये पेयर तुमसे दूर जा रहा होगा। दैट्स द प्रॉब्लम कि एक पेयर हॉरिजॉन्टल तक हमारी तरफ आ रहा है और एक पेयर हॉरिजॉन्टल तक तुमसे दूर जा रहा है। रूल तो ये कहता है कि दोनों पेयर तुम्हारे सामने आना चाहिए, या तो नहीं आ रहे, कैसे करें? तो फिर दोस्तों यहां दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन के आंसर देने के। पहला तरीका यहां पे हाइपोथेटिकली इन दोनों डैश वालों को इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट में वेज बनाया जाए। कैसे बनाएंगे? 180 का हाइपोथेटिकल इंटरनल रोटेशन कराएंगे। तो मैं 180 का हाइपोथेटिकल इंटरनल रोटेशन कराऊंगा तो लेफ्ट वाला स्केलेटन एज इट इज होगा और 180 रोटेशन कराने से जी चला जाएगा ऊपर, जी चला जाएगा ऊपर, है ना? या डैश पे जो है यहां आ जाएगा वो बेंच पे, और बेंच पे जो है वो आ जाएगा यहां पे डैश पे। यहां डैश पे था एफ, ये लग जाएगा बेंच पे, बेंच पे था ई, यहां लग जाएगा डैश पे दोस्तों, ठीक है? ये यहां पे था, यहां पे आ गया दोस्तों। नाउ इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपोथेटिकल रोटेशन, ये है रूल या तरीका नंबर 1। पॉइंट ऑफ व्यू जो हम डिसाइड करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाए, तो वहां पे आप ऐसा हाइपोथेटिकल रोटेशन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मेथड कहता है, स्टैंडर्ड मेथड कहता है कि दोनों को अपने साइड लाने के लिए हाइपोथेटिकल रोटेशन करवाइए। हाइपोथेटिकल रोटेशन मतलब रियलिटी में नहीं हुआ है, पर आपने अपना काम निकलवाने के लिए काम सपनों में कर लिया है ना, सपने में तुमने किसी को देख लिया है दोस्तों। तो ये वही सिचुएशन है कि तुम जिसकी उम्मीदें करते हो कई बार तुम्हें सपनों में वो चीजें मिल जाती हैं, है ना? रात को तुमने सपने में सोचे सोचे कल मैं ताजमहल के या कल मैं अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाऊंगा, तुमने बनवा दिया, सपनों में बनवाया दोस्तों। ऐसे सपने देखना कोई बात नहीं, अच्छे देखने चाहिए, सामने देखो दोस्तों। तो हाइपोथेटिकली बात करें, पर हाइपोथेटिकल रियलिटी में नहीं है, मुझे रियलिटी में कर रही है। सो हाइपोथेटिकल है दोस्तों, सामने देखो। नाउ तो अब यहां पे हाइपोथेटिकल रोटेशन जो तुम करवाया तो ये स्ट्रक्चर बना, और इस स्ट्रक्चर को बनने के बाद तुमने देखा कि ये वाला जो पेड़ है ये अब तुम्हारी तरफ ही आ गया। बस अब तो तुम्हारी तरफ आ गया तो काम आसान, अब तुम्हारी तरफ आ गया ये पेड़ डैश, ये पेड़ डैश और डैश डैश सब दिखा दो। अब तुम दिखा दो, दिक्कत क्या है? अब जब तुम ऐसा करोगे दोस्तों तो यहां से देखने पर ये वाला तुम्हारा हेड के पास है, इसको हेड लगा देंगे, ये वाला टेल के पास है, इसको टेल लगा देंगे दोस्तों। एंड नाउ ये यहां से देखने पर दोस्तों इनके लेफ्ट राइट असाइन कर देंगे। अब इनके क्या कर देंगे? लेफ्ट राइट एंड हेड टेल असाइन कर देंगे, हेड टेल असाइन कर देंगे दोस्तों। कर देंगे असाइन, यहां से जब असाइन करेंगे जो सेंट्रल प्लेन से बाहर आ रहा होगा, यानी तुम्हारे लिए जो वेज होगा उसको मैं राइट हैंड से पकड़ लूंगा, ये राइट हैंड से पकड़ा जाएगा दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड से। सिमिलरली वेज वाला भी राइट हैंड और लेफ्ट वाला ये आपका डैश वाला आपका लेफ्ट हैंड वाला कहलाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, यहां पे लगा देना है दोस्तों। हेड पे आया ए, ये मेरा हेड है, टेल पे आया जी, ये मेरा टेल है। हेड और टेल असाइन हो चुके हैं, हमारी ये लेफ्ट की और राइट की दोस्तों। सो लेफ्ट राइट जब असाइन करेंगे दोस्तों, नंबरिंग करेंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 1 पे लेफ्ट में बी है और राइट में डी है दोस्तों। कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट में ई है, राइट में एफ है। आपका रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर आ चुका है, कहानी खत्म हो गई। ये है एक स्टैंडर्ड मेथड, दिस इज स्टैंडर्ड मेथड। आइए अब आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, इतना लंबा काम हाइपोथेटिकल रोटेशन करने का काम नहीं करना है। कि दो कार्बन सिस्टम होता है तो तुम्हारी रोटेशन आसान हो सकती है, पर अगर कार्बन की चेन बढ़ गई 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन तो रोटेशन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिक क्या करेगी भाई? ये ट्रिक क्या कहती है, यानी कि इस क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे बाहर में। ये मेथड तुमने सीख लिया, अच्छा लगा, बिस्तर में बस्ते में डालो, बदल तो काम खत्म, इसको यूज नहीं करना। डायरेक्ट ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या कहती है जरा सामने देखिए। ट्रिक कहती है कि फालतू का ग्रेटर करना नहीं कुछ भी। ट्रिक क्या कहती है कि तुम्हें एक एंगल से देखना है जहां से हॉरिजॉन्टल तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सॉरी बट जो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर को टुवर्ड्स यू आ रहे हो, वर्टिकल पे टू आ रहे हो, तो तुमने कहा कि सर ये पेड़ तो हॉरिजॉन्टल हमारी तरफ आ रहा है पर ये पेड़ हमसे दूर जा रहा है, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, जो कम से कम जो तुम्हारी तरफ आ रहा है उसकी तो इज्जत करो, जो तुम्हारी तरफ आ रहा है कम से कम उसकी तो इज्जत करो। एक काम करो, इनके लेफ्ट राइट असाइन कर दो। सो यहां पे ट्रिक कहती है कि जो तुम्हारी तरफ आ रहा है उनके तो इज्जत करो और उनके लेफ्ट राइट डायरेक्टली असाइन कर दो। इनकी इज्जत करो और इनके जो लेफ्ट राइट है वो डायरेक्टली असाइन कर दो। मतलब सोचो मत, दिमाग मत लगाओ, असाइन कर दो डायरेक्टली। डायरेक्टली असाइन मतलब है दिमाग ही लगा, असाइन कर दो, असाइन करते चलो। सेंट्रल प्लेन है, सेंटर से बाहर जो वेज वाला मेरे राइट हैंड पे होगा, यहां पे राइट हैंड आ गया और ये लेफ्ट हैंड आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, ओके। दूसरा काम क्या करें? हेड टेल वालों को असाइन कर दो। हेड टेल में कोई दिक्कत नहीं है, हेड टेल में कोई लड़ाई नहीं है, हेड आप पे यही रहेगा, हेड आप पे यही रहेगा। टेल भले आपकी तरफ आ रहा हो पर एक्चुअल में ऐसा दबाएंगे तो ऊपर चला जाता है, तो एक्चुअल में टेल यही रहने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड रहेगा, टेल रहेगा, वर्टिकल वाला असाइन कर दो। हेड टेल में कोई डाउट नहीं है। दिक्कत आएगी इस पेयर में जो तुमसे दूर जा रहा है। पिछले रूल कहता है कि दूर वालों को तो अंदर से भाई पिछले रूल कहता है इनको तो मेरी तरफ होना चाहिए था, तो उसके लिए हमने हाइपोथेटिकल रोटेशन करके इनको अपनी तरफ किया था। ठीक है, वो तो हमने जाना है कि वो तरीका तो सेंटर तरीका तो जानते हैं। ठीक क्या कहेगी कि मुझे कोई रोटेशन करना पड़े, ट्रिक से कैसे करेंगे? तो ट्रिक कहेगी भाई जो पेयर तुम्हारी तरफ डायरेक्टली आ रहा है उनकी इज्जत करो, उनका लेफ्ट राइट डायरेक्ट असाइन कर दो। जो पेयर तुम्हारी तरफ डायरेक्टली नहीं आ रहा है, जो हॉरिजॉन्टल पेयर तुम्हारी तरफ डायरेक्टली नहीं आ रहा है, एक काम करो, इनका जो लेफ्ट राइट होगा ना, इनका लेफ्ट राइट इनके लेफ्ट राइट के मुकाबले अपोजिट असाइन कर दो। दोबारा सुनो, जो पेयर तुमसे दूर जा रहा है इनका लेफ्ट राइट, जो पेयर तुम्हारी तरफ आ रहा है इनके लेफ्ट राइट के मुकाबले अपोजिट असाइन कर दो। मतलब अपोजिट लेफ्ट राइट असाइन कर दो। कैसे? डैश पे है लेफ्ट, तो डैश वाले को बना देंगे राइट। बेंच पे है राइट, बेंच बना देंगे आपका लेफ्ट दोस्तों। और कमाल की बात है, देखिए जब हम हाइपोथेटिकल रोटेशन करवाते हैं तो ई लेफ्ट में ही आता है, एफ जो है वो राइट में ही आता है। सो दोस्तों जब ये होना ही है, ये उल्टे जब घुमाए जाएंगे, घुमाने के बाद इनका लेफ्ट हैंड बदलना ही है। भाई साहब ये बाहर में क्या काम, हम तो काम करेंगे, जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनका लेफ्ट राइट डायरेक्ट असाइन करेंगे, और जो तुमसे दूर जा रहे हैं उनका लेफ्ट राइट अपोजिट असाइन कर देंगे और डायरेक्ट यहीं से आंसर निकाल देंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 पे लेफ्ट में
बी है, राइट में डी है, कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट में है एफ, सॉरी लेफ्ट में है ई, राइट में है एफ दोस्तों, कहानी खत्म। ट्रिक क्या कहती है दोस्तों? ट्रिक कहती है कि जो पेड़ तुमसे दूर जा रहा है उसका जो लेफ्ट राइट है वो अपोजिट असाइन कर दीजिए, दैट्स द ट्रिक, खत्म कहानी। ये ट्रिक है दोस्तों, अपोजिट कर दीजिए, लेफ्ट राइट असाइन है, यहाँ पे डैश है, डैश लेफ्ट है तो डैश राइट कर दीजिए, वेज यहाँ पे दोस्तों राइट है तो वेज को लेफ्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? पहले तो तुम्हारी तरफ वाले उनके लेफ्ट राइट निकाल लेंगे, फिर तुमसे दूर जा रहे हो उनका अपोजिट असाइन कर देंगे, खत्म कहानी। और ऐसे कितने भी पेड़ हो तुम सब पे अप्लाई करो, हमेशा आंसर सही आएगा, क्योंकि अपोजिट जो हमने लगाया वो इसी थॉट के साथ लगाया कि जब इनको रोटेट करके नीचे लाएंगे तो एक्चुअल में डैश वाला जो होगा वो वेज बन जाएगा, वेज वाला जो होगा वो डैश बन जाएगा, और फिर उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट राइट असाइन करेंगे। तो यही आंसर आएंगे यार, तो काहे का लफड़ा काहे का काम करवाना, इनका निकालेंगे, इनका अपोजिट असाइन कर देंगे, बात खत्म, दिक्कत खत्म, प्रॉब्लम खत्म। और इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपकी बाकी दोनों रूल्स को भी कवर कर लेगा। एंड लास्ट टू रूल्स आया, जरा गौर से देखिए, लास्ट टू रूल्स हमें कहते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो वर्टिकल प्लेन में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि दोस्तों कि आपको एग्जांपल जो देता है उसमें जो जिगजैग फॉर्म होती है, जिगजैग वाले पे कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं देता है, कोई वहां पे HOH ग्रुप लगा देता है। तो ये कहता है कि मुझे वर्टिकल पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए, यानी ऊपर से नीचे वाले कार्बन कार्बन वाली होनी चाहिए, लेफ्ट राइट में कार्बन नहीं आनी चाहिए, मजबूरी में आने तो बात करेंगे, अदरवाइज जनरली कार्बन की चेन ऊपर नीचे वालों पे होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि अभी तक तो हेड टेल का कोई लफड़ा नहीं था, अभी तक तो हेड टेल कोई लफड़ा नहीं था, किसी को भी मानो, किसी को भी मानो, ऐसे लेटर था तो मैं ऐसे भी ले सकता था, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे जनरेट होने वाली सेम ही आएगी प्रेसिशन। तो जब एक चेन पे वर्टिकल चेन में ऐसे ग्रुप आता है COH CHO CH2OH एसिड एल्डिहाइड और अल्कोहल, तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को हम हेड पोजीशन पे रखेंगे, ये मैंडेटरी है। तो अगर मान लीजिए एसिड वर्सेस अल्कोहल है तो एसिड को हेड पे रखना है, अल्कोहल को टेल पे रखना है, एल्डिहाइड वर्सेस आपका अल्कोहल है तो एल्डिहाइड को हेड पे रखना है और अल्कोहल को टेल पे रखना है, ये मैंडेटरी है। ये दो रूल आपके एक तरीके से साइड थोड़ा सा एडिशनल रूल कह लीजिए, और वो इस क्वेश्चन में दोनों रूल अप्लाई हो जाएंगे, जरा गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में हम गौर से देखें तो पहले तो अगर मान लीजिए निकालने चलेंगे तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करेंगे दोस्तों, गौर से देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करने लगे तो हमने मान लीजिए ऐसे बना दिया, क्या ऐसे बनाना चाहिए, इसका डिसीजन लेने से पहले हम देखेंगे भाई हॉरिजॉन्टल वाले मेरे पास यहाँ पे HOH है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाले HOH है, वर्टिकल पे COH है, इधर पे कार्बन ग्रुप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इधर वर्टिकल पे कोर्स देखिए OH ग्रुप आ रहा है, क्या है OH ग्रुप आ रहा है, और एक CH2 ग्रुप जो है दोस्तों, वो CH2 ग्रुप जो है वो एक वेज पोजीशन पे जा रहा है, यानी अगर लेफ्ट राइट अगर असाइन करने लगे तो वेज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो CH2OH जो है वो लेफ्ट या राइट पोजीशन पे आएगा फिशर में। तो ये जो क्वेश्चन है तो वर्टिकल पोजीशन से वर्टिकल पे OH आ रहा है, और उसी कार्बन पे CH2OH भी है, हमें कुछ ऐसा करना है कि CH2OH को जो भी कार्बन है उसको वर्टिकल पे लेके आना है, सो दैट जो CH2OH है वर्टिकल जाने पे एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का क्राइटेरिया फुलफिल कर सके। नहीं तो अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो OH सबसे नीचे आएगा, और OH इज नॉट अ कार्बन। हमने कहा था कि वर्टिकल चेन जो है वो मोस्ट कार्बन सिस्टम्स की होनी चाहिए, तो किसी कार्बन पे एक कार्बन CH2OH जुड़ा है, किसी पे OH जुड़ा है, तो दोस्तों हम ये रोटेशन करा के 120 डिग्री का CH2OH को यहां लेके आ सकते हैं, और CH2OH अगर यहां आ गया तो फिर हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन जाएगी। वर्टिकल चेन शुड बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हेंस पहला काम क्या करेंगे हम दोस्तों, पहला काम इतना हमें समझ में आ गया है कि पहला काम हमें 180 डिग्री का रोटेशन करवाना पड़ेगा। तो मेरे पास काम में 180 डिग्री का रोटेशन करवाना पड़ेगा, 120 डिग्री का, क्योंकि 180 करवा देंगे तो CH2OH नीचे डैश पे पहुंचेगा, मुझे इस प्राणी को यहां पहुंचाना है, तो इस प्राणी को यहां पहुंचाने के लिए 120 डिग्री का रोटेशन काफी है, 120 डिग्री का रोटेशन काफी है, तो 120 डिग्री का रोटेशन लगाएंगे, ये प्राणी यहां जाएगा, 120 में यहां जाएगा, 120 में ये, 120 में दोस्तों ये घूम के पीछे यहां जगह ले लेगा। लेफ्ट सिस्टम को कांस्टेंट ले लेते हैं, लीजिए रोटेशन के बाद 120 डिग्री के रोटेशन के बाद दोस्तों लेफ्ट सिस्टम कांस्टेंट, कार्बन कांस्टेंट, और 120 रोटेशन में मैं बहुत बता चुका हूं कि वेज डैश पोजीशन कांस्टेंट रखता है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बस ग्रुप बदलेंगे, CH2OH नीचे आ जाएगा ट्रायंगुलर रोटेशन करके, और ये OH ऊपर चला जाएगा पीछे डैश पे दोस्तों सिमेट्रिक तरीके से, और ये इसी साइकिल में H2 आ जाएगा। नाउ इट इज गुड। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास इस तरीके से है। नाउ अब मैं दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू बना सकता हूं, पॉइंट ऑफ व्यू में मेरी आंखें इधर बॉडी इधर हो या उल्टा हो, आंखें इधर और बॉडी इधर हो, इनमें से कौन सा पोजीशन सही है, तो मैं हमें उस जगह से देखना है, पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास वो होना चाहिए जहां से हेड जो है मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप हो और वो यहां की तरफ लाई कर रहा है। हेंस दोस्तों मुझे यहां पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी मजबूरी में, पहले तो चलो मजे में लगा रहे थे, आपकी मजबूरी में हमें अपने हेड को मजबूरन COH की तरफ रखना पड़ेगा। दिस विल बी योर हेड एंड दिस विल बी योर टेल। हेड टेल डिसाइड हो चुके हैं, और अब हम डिसाइड करेंगे क्या दोस्तों, लेफ्ट राइट, ये पेन आपकी तरफ डायरेक्ट आ रहा है, ये पेन आपकी तरफ डायरेक्ट आ रहा है दोस्तों, ये पेन जब आपकी तरफ डायरेक्ट आएगा इनके लेफ्ट राइट साइड होंगे, सेंटर पे आप नीचे देख रहे हो नीचे से ऐसे यहां से बाहर वाली तरफ वाला पॉइंट बन जाएगा मेरा राइट, यानी कि वेज पॉइंट हमारे लिए जो है वो राइट बनेगा। सेंटर से पीछे वाला पॉइंट वाले डैश है हमारे लिए, डैश सेंटर से पीछे वाला वाले डैश है, डैश पे जो है हमारे लिए लेफ्ट हैंड पे है, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। इनके लेफ्ट डायरेक्ट साइड होंगे तो तुमसे दूर जाने वाले लेफ्ट अपोजिट साइड हो जाएंगे, ये डैश पे है तो यहां डैश वाले को लेफ्ट साइड है तो डैश वाले को राइट साइड करेंगे, वेज वाले को राइट साइड करेंगे, वेज वाले को लेफ्ट साइड करेंगे, अपोजिट लेफ्ट राइट साइड करेंगे दोस्तों, अपोजिट लेफ्ट राइट साइड करेंगे, अपोजिट लेफ्ट राइट साइड करेंगे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ट्रिक दोस्तों, ट्रिक लगा दिया यहां पे अपोजिट लेफ्ट राइट साइड करके दोस्तों इस सिस्टम का, और हेंस इसके अपोजिट साइड कर दिया, हेंस हमारा तैयार है सिस्टम। चलिए हेड पे क्या आएगा, हेड पे COOH आएगा, टेल पे आएगा CH2OH आएगा दोस्तों, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 सेट कर लीजिए, COH कार्बन नंबर 1 से कनेक्टेड है, COH कार्बन नंबर 1 से कनेक्टेड है। अब 1 पे लेफ्ट में H, राइट में OH, 2 पे लेफ्ट में है H और राइट में है दोस्तों आपका OH, और आपका ये रिक्वायर्ड फिशर रिप्रेजेंटेशन आ गया है। हेंस यहीं पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। बची हुई जो 2 रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट एंड न्यूमन, वो बस 10-15 मिनट के लिए आज का समय यहीं पे खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद हमारे टेक्नोलॉजी ऑफ मेरे साथ मेरी क्लास है, तो मुझे अभी क्लास तुरंत एंड करनी पड़ेगी। आई होप आपको सब समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट रिपीट करना, सब समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे टेक्नोलॉजी ऑफ बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों, तैयार रहिए, और एक बार खुद से इन क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिए जैसे मैंने करवाया है, ऐसे कॉपी क्वेश्चन बना के खुद से उसका निकालने की कोशिश करिए, सेम क्वेश्चन खुद से आपको कॉपी करना है, दैट इज होमवर्क। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट। आई हैव क्लास एट 7 pm, सो आई हैव क्लास। धन्यवाद। आज अच्छा छुट्टी को कर लिया, जब चार छुट्टी ले कितना बाकी आज आप देखना बतेरस दी है, भारत दी है, एक बैक ऑफ ना 1000 दी है, 15 से दी है, कल ही 15 दी है। Awal masih berukar kiतना नहीं है, MS कितना नहीं है।
3200 लिया है 3200 ना पहले 5000 भाई ने तोड़ लगे तुमका 5000 जो लगा बच्चा 5000 4 रुपये लिए है और मत 3000 रुपये घटा दो 32 को मिलेगा 18 से 3000 में 5000 मार ये देखना पहले वो 3200 1800 5000 भाई नहीं देखना पहले हाँ 5000 भाई 200 रुपये मांगे ये 200 जो लेना आ जाए हमसे ये हमने देख लगाई थी कहा था चलो दा लाओ भाई मैं 5000 का होएगी हमें घटा दो 4 रुपये में 2 रुपये कितना के 200 4 घटाए कितना बचा 5200 फिर 5000 का 5500 रुपये काफी दे अब हम काट हम आप लादा लादा सिल्वा में ये उठा लो हाउस मत 2000 की बात दवा बांध दिया तो 3 घंटे बाद डाली बांध सकता पैसे ना दिला रे दिया जाए इतना दिया रखा